हाँ, तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है इरिगेशन मेथड्स। किस किस तरह से हम इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई के मेथड क्या क्या हैं, तो उन पे चर्चाएं करने वाले हैं। जिसमें इरिगेशन मेथड में मेन 4 तरीके हैं जिससे कि हम इरिगेशन कर सकते हैं। सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। देखो, सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, जो सरफेस होती है किसी भी फील्ड की, किसी भी क्रॉप के, जो उसको उसके ऊपर ऊपर पानी दिया जाए उसको सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। जिसमें किसी प्रकार के फर्रो या डिंच या कोई भी नालियां या बॉर्डर ना बनाया जाए उसको कहते हैं। ठीक है सर। और उसमें क्या होता है, एक तो फ्लडिंग मेथड है। फ्लडिंग क्या होता है, सिंपल पानी को रैंडम छोड़ दिया जाता है पूरे खेत में, कैसे भी चले कैसे ही जाए, उसको कहते हैं फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है। एक तो वाइल्ड फ्लडिंग है, ये रैंडम मेथड है। बॉर्डर फ्लडिंग है, इसमें बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग लाइनें बनाई जाती हैं जिसको कैरियां कहते हैं। हम कुछ जो जैसे एक खेत में 8 कैरियां बना दी हमें, जिनको कनाल्स बोला जाता है हिंदी में, कनाल जिसको कहते हैं। बॉर्डर बना के कैरियां बना दी जाती है, उनमें ही होता है। एक चेक बेसिन होता है, छोटे 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 एरिया बना दिए जाएंगे जिसके अंदर प्लांट को वाटर देने की कंडीशन रखी जाएंगी। रिंग बेसिन क्या होता है, रिंग रिंग बेसिन में क्या होता है, एक प्लांट है, कोई फ्रूट प्लांट, मेनली सिट्रस फ्रूट या कोई भी, उसके चारों तरफ एक रिंग बना दी जाएगी और उसमें वाटर डाला जाए। बेसिन का मतलब मेनली होता है वाटर कलेक्टिंग यूनिट। जैसे बेसिन में वाटर हैंड वॉश करते हैं ना हम, वो भी तो एक बेसिन ही है, वाटर कलेक्टिंग यूनिट होता है। पानी हाथ धोने के बाद कहाँ गिरता है, बेसिन में। ऐसे ही बेसिन क्या होता है, एक वाटर कलेक्टिंग यूनिट होती है, रिंग की फॉर्म में, तो रिंग बेसिन कहलाएगा। चेक बेसिन का मतलब होता है रेक्टेंगुलर। चेक बेसिन में क्या बना दिए जाएंगे, एक ही खेत में बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिए जाएंगे जिनमें वाटर को इकट्ठा किया जाएगा। रिंग बेसिन में सर्कुलर बनाया जाएगा। ठीक है। बॉर्डर में क्यारियां बना दी जाएंगी, अलग 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 ऐसे। और वाइल्ड में कोई रैंडम मेथड है, कहीं भी पानी को छोड़ दिया जाएगा। अब फरो मेथड होता है, फरो में मान लो क्या बनाए जाएंगे, फरो बनाए जाएंगे और उनके बीच में पानी छोड़ा जाएगा। अब इसमें भी अलग अलग मेथड होते हैं फरो के। डीप फरो, कॉन्ग्रुएंट फरो और सर्ज फरो। जो सर्ज इरिगेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एफिशिएंसी है, वाटर जो इरिगेशन की जो एफिशिएंसी 80 to 90% एफिशिएंसी है, ये ड्रिप इरिगेशन के आसपास ही एफिशिएंसी देता है। ड्रिप इरिगेशन की तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है। सबसे अच्छा पानी को सेव करने का मेथड वाटर कंजर्वेशन में ड्रिप इरिगेशन माना जाता है। उसकी एफिशिएंसी 90 से 95% है, इससे भी ज्यादा है। पर ये लगभग ड्रिप इरिगेशन के आसपास ही एफिशिएंसी देने वाला एक सर्च इरिगेशन है। हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आगे देखते जाओ। डीप फरो हो गया, कॉन्ग्रुएंट फरो हो गया और सर्च इरिगेशन। इनके भी टाइप है, उनको भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्रिप में सरफेस इरिगेशन मतलब ऊपर ऊपर पानी, और अगर ड्रिप को नीचे मिट्टी के अंदर लगाया जाए तो उसको सब सरफेस कहते हैं। और ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है कोई ड्रिप सिस्टम, तो उसको सरफेस ड्रिप इरिगेशन कहेंगे। और सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन तब कहलाएगा जब वो मिट्टी के अंदर ले जाया जाए। ठीक है। जो स्प्रिंकलर है, ये भी 4 तरीके होते हैं। माइक्रो स्प्रिंकलर, ओवरहेड स्प्रिंकलर और रेन गेन गन होती है, और सेंटर पाइवोट होता है। जो हम मेनली जिसका यूज करते हैं, इसको भी हमने नहीं देखा ज्यादा, और हमने ओवरहेड स्प्रिंकलर को देखा है। ठीक है। और रेन गन को देखा है। ये जो दो ये बीच वाले ना, ये ज्यादा हमारे एरिया में ज्यादा ये यूज हो रहे हैं। ठीक है। ओवरहेड स्प्रिंकलर जो ऊपर से रोटेट करता रहता है ऐसे ऐसे, और वाटर सप्लाई करता रहता है, वाटर का छिड़काव करता रहता है फसल के ऊपर। और रेन गन होता है, झटके के साथ ऐसे पानी को फेंकता है, दूर तक पानी को फेंक सकता है, रेन गन होती है। ठीक है। तो अब इनको एक एक करके हर एक मेथड को पढ़ लिया जाए डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन मेथड्स में सरफेस इरिगेशन से। तो देखिए भाई, अब स्टार्ट हो रहा है हमारा लेक्चर। मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के मेथड। सबसे पहले वाटर एप्लीकेशन मेथड। वाटर एप्लीकेशन, हम कैसे कैसे वाटर को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं किसी भी फसल में। तो देखो, एक तो फ्लडिंग होता है। फ्लडिंग क्या होता है सर, सीधा वाटर को छोड़ दिया जाए और किस कैसे भी भरे पानी खेत के अंदर, उसको कहते हैं फ्लडिंग। ठीक है। अप्लाइंग इट बीनीथ द सोयल सरफेस, सोयल सरफेस के नीचे पाइप लगा दी जाए और पाइप से वो रिस रिस के फसलों में कैपिलरी के थ्रू। सब तुम कहोगे पाइप नीचे है तो सर वो तो और नीचे चला जाएगा वाटर, नहीं। कैपिलरी इफेक्ट भी तो होता है, वाटर रिस के ऊपर एब्जॉर्ब होकर प्लांट के रूट तक पहुंचे तो ऊपर भी चलता है। ग्रेविटी से इफेक्ट नहीं होती कैपिलरी। ठीक। कैपिलरिटी इफेक्ट। स्प्रेइंग इट अंडर प्रेशर, प्रेशर की हेल्प से स्प्रे दिया जाएगा, या तो रोटेटरी नोजल वाला स्प्रे होगा या फिर गन वाला, रेन गन होगी। अप्लाइंग इन ड्रॉप, ये ड्रॉप ड्रॉप मेथड जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देता है, 90 से 95% एफिशिएंसी का सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ड्रॉपिंग। तो हम फ्लडिंग के थ्रू दे सकते हैं, सरफेस के नीचे भी पानी की सप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे करके स्प्रिंकलर मेथड से भी दे सकते हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप भी पानी को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के मेथड है जिनसे हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्रॉप के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए भाई सरफेस इरिगेशन आ गया। सबसे पहला अभी हम क्या पढ़ रहे थे, देखना यहाँ इसमें देखो, सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो क्या है, सरफेस इरिगेशन। सबसे पहला मेथड क्या है था रे, ये रहा सरफेस इरिगेशन। फिर सब सरफेस ड्रिप स्प्रिंकलर, इनमें सबसे पहले अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, सरफेस इरिगेशन। सर सबसे पहला आ रहा हमारा सरफेस इरिगेशन। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस इरिगेशन को। सरफेस इरिगेशन क्या है, सरफेस इरिगेशन में सिंपली जो पानी है उसको जो हमारी क्रॉप है उसको अंदर छोड़ दिया जाएगा, और वो पूरे पानी धीरे धीरे पूरे प्लांट जो हमारा फील्ड है उसमें फैल जाएगा खेत के अंदर। और इंडिया में स्पेशली इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सरफेस इरिगेशन का। ठीक है, सोइल सरफेस के ऊपर पानी फरो में चलता चलता हर एक कोने तक पहुंच जाता है। एडवांटेज क्या है इसके, जो फार्मर है उसको ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, और इन्वेस्ट भी जो होता है वो भी कम होता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, सर इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पानी ज्यादा चला जाता है, कहीं कम चला जाता है, तो इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहीं तो सॉइल के अंदर पडल बनते हैं और कहीं बैक बनते हैं। पडल क्या होते हैं सर, पडल का मतलब बताता हूँ तुम्हें, देखना जहां पे पानी इकट्ठा हो जाए, जहाँ पे इकट्ठा पानी रह जाए, कहीं कहीं ऐसे गड्ढे होंगे जिनमें पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उसको कहते हैं पडल, PUDDLE पडल। और बैके क्या होता है सर, बैके होता है जहाँ पे वाटर इकट्ठा रहा उसकी वजह से उस पर सनलाइट गिरेगी, तो तापमान के कारण वो क्या हो जाएगा, वहां से बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस हो जाएगी, तो उसको वो हार्ड सरफेस, हार्ड पैन बनने की प्रॉब्लम भी आएगी। और वाटर की जो सीपेज होने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। जैसे हमारे खेत की बाउंड्री जहाँ पे खत्म होती है वहां से वाटर लीक हो के दूसरों के खेतों में जा रहा है, तो ये सीपेज की प्रॉब्लम आ रही है। जो मशीनरी है कन्वेंशनल क्रॉस, हमारी डिफिकल्टी होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मशीनरी जो इम्प्लीमेंट्स है ट्रैक्टर वगैरह वगैरह, तो क्यों सर उनको क्यों होगी, क्योंकि जहाँ पे पटल बने हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं, खच्चे खच्चा है जहाँ पे, उसके अंदर वो धस जाएंगे, और जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आएगी तो ये भी एक लॉस में, डिसएडवांटेज में चला जाएगा। तो देखिए अब क्या क्या है, मैं सारा बदल देता हूँ। सरफेस इरिगेशन इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वाइडली अडॉप्टेड मेथड, स्पेशली इन इंडिया। The water is made to flow on the surface और in the furrow, सरफेस पे और फरो में जाएगा। एडवांटेज क्या है, फार्मर नीड टू इन्वेस्ट लेस, इसमें कम इन्वेस्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्ड मोर अटेंशन, इसमें अटेंशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, पानी कहीं लॉस ना हो जाए। सोइल बिकम मोर पडल, पडल मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, और बेके मतलब जहाँ पे हार्ड हो जाती है तापमान के कारण। मोर लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द सीपेज, वाटर लॉस होने का खतरा रहता है। ओवर इरिगेशन हो जाता है बहुत बार, हर जगह कहीं कहीं पानी बहुत ज्यादा भर दिया जाता है। Uneven distribution of the water and farm machinery cannot conveniently cross at a different point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फार्म मशीनरी को चलने में भी प्रॉब्लम होती है। ये इस तरह का है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं और कुछ एडवांटेज भी हैं। तो चलिए सरफेस इरिगेशन सभी को समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। सरफेस इरिगेशन में किस किस टाइप का सरफेस इरिगेशन हमें पढ़ना है, उस पर चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए भाई, सरफेस इरिगेशन भी आगे है सर। सरफेस इरिगेशन में एक मेथड है फ्लडिंग और एक है फरो फरो एक तो फ्लडिंग इरिगेशन होगा और एक फरो इरिगेशन होगा सर। फ्लडिंग में अलग अलग टाइप से होंगे सर, देखना अभी समझाता हूँ तुम्हें। फ्लडिंग क्या होता है, पानी को खुला छोड़ दिया जाए खेत में और भर दिया जाए, और फर्रो में फर्रो बना के उन्हें लाइनें बना के उनके बीच बीच में पानी को दिया जाए, उसको कहते हैं फर्रो मेथड। तो देखिए भाई क्या क्या है, फ्लडिंग में सर फ्री वाइल्ड फ्लडिंग, मतलब सीधा पानी को छोड़ दिया जाए और भरने दो खेत में, कोई नाली नहीं, कोई क्यारी नहीं, कोई कोई बेसिन नहीं, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं, उसको चलने दो। और बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है इसमें, जो एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप फील्ड वाटर है वो बहुत कम आती है। एक होता है बॉर्डर फ्लो, बॉर्डर मतलब बॉर्डर बना दी जाती है, क्यारियां बनाई जाती है अलग अलग, एक खेत में लगभग हरियाणा के अंदर एक बनाई जाती है, एक एक जो एकड़ होता है वो 8 कनाल का माना जाता है, और उनको उस बॉर्डर से नाली बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू उनको अलग 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 कैरियों में बांटा जाता है, और उसके थ्रू हर एक कैरी को आसानी से पानी दिया जाता है। ये भी फ्लडिंग का बॉर्डर फ्लडिंग हो गया। चेक चेक फ्लडिंग क्या होता है सर, चेक फ्लडिंग में क्या होता है, पूरे खेत के अंदर क्या बना दिए जाते हैं, जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है, ये 1 एकड़ है, और इसके अंदर ऐसे चेक बना दिए जाएंगे। चेक वाली शर्ट देखिए क्या रे, उसमें ऐसे चेक होते हैं, तो ऐसे अलग अलग कॉलम बना दिए गए, रेक्टेंगुलर कॉलम। अब इनमें पानी को एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे ट्रांसफर किया जाएगा, इसको चेक फोल्डिंग कहते हैं। और बेसिन मेथड क्या होता है, बेसिन मेथड होता है सर, बेसिन वाटर कलेक्टिंग यूनिट होती है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, रिंग बेसिन भी होता है, रेक्टेंगुलर बेसिन भी होता है, अलग अलग टाइप के बेसिन आप पढ़ाओगे आगे, हाँ ये भी देखेंगे। अब फरो इरिगेशन है, इसमें डीप फरो होते हैं, डीप फरो बनाए जाते हैं जिनके अंदर पानी आसानी से भाग जाता है। और कोरुगेशन मेथड होता है। कोरुगेशन इरिगेशन क्या होता है बताऊं तुम्हें, जहाँ पे फसलें बहुत पास पास उगी हुई, बहुत ज्यादा गहरी फसल उगी हुई है, जिसमें जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड से उगाया गया हो, ऐसे गेहूं वगैरह वगैरह धान, इनमें कोरुगेशन मेथड अप्लाई किया जाएगा, गेहूं में मेनली।
जौ में, ओट में, इनमें कोरूगेशन मेथड अप्लाई किया जाएगा। इसमें क्या होता है, वाटर के लॉस से बचाने के लिए ऊपर बहुत ही माइनर फर्क होते हैं, बहुत ही माइनर, ना के बराबर। जैसे कि बारिश का पानी आता है उसको ही ट्रांसफर कर दिया जाए, ये कहाँ होता है, उस एरिया में ज्यादा होता है जहाँ पे बारिश मॉडरेट से हाई लेवल की बारिश होती है, वहां पे ये फैसिलिटेट कर सकता है, और कहीं नहीं। और सैंडी एयर में, सैंडी सॉइल के अंदर ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। सैंडी सॉइल में इसको अप्लाई मत कर देना, ये सैंडी सॉइल में अप्लाई नहीं कर सकते, सैंडी सॉइल में ये चीज नहीं चलेगी। तो कहाँ चलेगी, जहां पे क्रस्टिंग की प्रॉब्लम है, क्रस्टिंग की प्रॉब्लम ऊपर लेयर में, जो सॉइल की ऊपरी लेयर है उसमें क्रस्टिंग की प्रॉब्लम जहाँ होती है, वहां पे कोरुगेशन फल्डिंग मेथड, फ्रो मेथड का इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं, चलो डिटेल में, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा क्या है सरफेस इरिगेशन में, एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले आ गया फ्लडिंग। देखो फ्लडिंग में दिखा ही रखा, फ्लड बाढ़ आई हो जैसे, खेत में पूरे में पानी को छोड़ दिया गया और वो बिना रुकावट के रेंडमली, देख लो कहीं भी भाग रहा है, इधर उधर सब जगह देखो रैंडम पानी फैला हुआ पूरे खेत में, कोई कैरिया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बेसिन नहीं, कोई रेक्टेंगुलर या कोई भी कनाल या वगैरह वगैरह नहीं बनाए गए हैं, तो सीधा पानी को छोड़ दिया जाए, इसको फ्लडिंग मेथड कहा जाता है। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं है। तो फ्लडिंग मेथड समझ में आया अभी। फ्लडिंग में अब देखना भी, फ्लडिंग में बता रखा है क्या क्या बातें की जाए फ्लडिंग के लिए, देख लीजिए। In this method, water flow from the ditch directly in the field without much control. कोई control नहीं on either side of the flow. It covered the entire field and move almost unguided. बिना guidance के चलता रहता है, इधर से उधर और दोनों डायरेक्शन में चलता है। The rate of advancing front in the controlling by the topography of the field. ये ये कैसे कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल ही नहीं होगा ऐसे तो। ये टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग किया जाता है। टोपोग्राफी क्या होती है, उबड़ खाबड़, जो खेत के उबड़ खाबड़ है उसके अंदर पानी ऐसे ऐसे अनकंट्रोल्ड चलता रहता है। ठीक है। लैंड लेवलिंग इज नॉट प्रिसाइजली फॉलोड। लैंड की जो लेवलिंग है वो नहीं की गई होती है, वो उबड़ खाबड़ है, इसलिए इस मेथड को ही यूज करना पड़ेगा। अन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर इक्वली थोड़े डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें कहीं ज्यादा तो कहीं कम। लो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है वो, वाटर की एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम होगी। कॉमन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड का यही है, इसमें एफिशिएंसी बहुत कम है, एफिशिएंसी है वो क्या है, लो है। बट द मेथड इज इजी एंड इनएक्सपेंसिव, इसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता और ये बहुत आसान भी है। छोड़ दो और चले जाओ, घर पे लगता रहेगा अपने आप ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, ना लेबर लगेगी ना पैसा। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप आर जनरली इरिगेटेड बाय दिस मेथड। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, बहुत ही आसपास ग्रोइंग है, तो उनमें फ्लडिंग मेथड से ही फसल में पानी दिया जाता है। सही समझ में आया, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में ऐसा देखने को मिलता है फ्लडिंग मेथड। इसके अब कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है, उन पे चर्चाएं कर ली जाएंगी। अब देखो जो फ्लड इरिगेशन है, जो इरिगेशन है वो आगे किस टाइप का, बॉर्डर इरिगेशन क्या होता है, जिसमें क्यारियां बना दी जाएंगी। सर आप बता रहे थे कि अलग 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 क्यारियां बना दी जाए, उसको बॉर्डर इरिगेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या बना रखा है इसने, अलग अलग क्यारियां बना रखी हैं। ये देखो, एक तो ये वाली लाइन आ गई, ये वाली पूरी एक क्यारी बन गई, और ये एक अलग, फिर ये देखो यहाँ अलग। तो इसमें ये लंबी लंबी लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स बनाई दी जाती, पैरेलल स्ट्रिप है, इनके अंदर पानी आएगा, इसके अंदर आएगा, ऐसे अलग अलग स्ट्रिप्स के फॉर्म में बॉर्डर बना दिए गए हैं, जिससे कि वाटर को लगाना आसान हो गया और एफिशिएंसी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जो कि फल्डिंग में बहुत कम थी। समझ में आया भाई। बॉर्डर इरिगेशन के बारे में कुछ चर्चाएं भी कर लेते हैं, जैसे डायग्राम आप देख चुके हैं, समझ में आ गया है। अब देखो बॉर्डर इरिगेशन, बॉर्डर इरिगेशन कैन बी वाइल्ड एज एक्सपेंसिव और बेसिन इरिगेशन। एक्सपेंशन है एक तरह का, बेसिन इरिगेशन में तो छोटे 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 कॉलम बनाए जाते हैं, इसमें बड़ी पैरेलल पैरेलल स्ट्रिप होती है, लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स होती हैं, ये एक्सटेंशन है बेसिन इरिगेशन का। बेसिन में छोटे 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 चार चुकुटे, जिसको हम क्या कहें, रेक्टेंगुलर जो फ्रेम बना दिए जाएंगे, पर इसमें बहुत बड़े रेक्टेंगुलर तो है, बहुत बड़े हैं, लॉन्ग स्ट्रिप है पैरेलल, तो उसको कहते हैं क्या, एक्सटेंशन हो गया, तो बेसिन इरिगेशन का। ठीक है सर। The land is divided into number of long parallel strips are called border. The border are separated by long ridge. ठीक है। The border strips are uniform gently slope in the direction of irrigation. थोड़ा सा स्लोप लिखा जाएगा, बहुत ना के पास स्लोप होगा, 0.005% का या 2% तक स्लोप जा सकता है। सर 2 से ज्यादा कर दो और भी अच्छे से पानी जाएगा, 3 4 5% कर दो, नहीं कर सकते भैया। अगर तुमने स्लोप को बढ़ाया तो पानी तेजी से भागेगा, और तेजी से भागेगा तो वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ जाएगी। उससे बचने के लिए स्लोप को बहुत ही थोड़ा सा रखा जाता है। स्लोप का मतलब होता है ऐसे झुका हुआ, ताकि खेत में पानी आसानी से जा सके, और ना के बराबर स्लोप रखा जाएगा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कर दिया तो वहां वाटर इरोजन की कंडीशन पैदा हो जाएगी।
Each strip is irrigated independently by turning the water in the upper ends, ठीक है। The water separate and follow down the strip in a sheet confined by the border ridge, ridge के अंदर चलता रहता है। Border slope should be uniform, uniform होना चाहिए। The minimum slope 0.05% to the provide adequate drainage and the maximum slope 2% of the limited problem of soil erosion, ताकि soil erosion ना हो, इसलिए लिमिटेड ही रखा जाएगा जो स्लोप है इसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिप बनाई जाएंगी, लो रिजिज होती हैं, स्लोप थोड़ा सा रखा जाता है ताकि वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाए, वाटर को निकालना पड़े तो आसानी से निकाला जा सके। अरे समझ में आई? यहाँ तक बॉर्डर इरिगेशन और डायग्राम आप देख ही चुके हैं बॉर्डर इरिगेशन का। आगे बढ़ते हैं। सुटेबिलिटी, इसके फायदे क्या हैं, इससे क्या क्या बढ़िया हुआ कि हमने ये मेथड को अप्लाई किया, देखना। स्टेबिलिटी टू द सॉइल हैव मॉडरेटली लो टू मॉडरेटली हाई इनफिल्ट्रेशन रेट। ये क्या कह रहा है? इनफिल्ट्रेशन रेट होता है वाटर का रिस्क के नीचे चला जाना, मिट्टी के अंदर रिस्क के अंदर चला जाना, क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। सॉइल हैविंग मॉडरेटली लो टू मॉडरेटली हाई इनफिल्ट्रेशन रेट्स, तो वहां सुटेबल है जहाँ पे इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हो, लो से लेके हाई तक होता हो, उस सॉइल के अंदर ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है, बॉर्डर इरिगेशन। नॉट यूज्ड इन द कोर्स सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में नहीं करेंगे क्योंकि वह तो इनफिल्ट्रेशन इतना फास्ट है कि तुरंत पानी लगाओगे नीचे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हैव वेरी हाई इनफिल्ट्रेशन रेट होता है सैंडी सॉइल का, इन ए हैवी सॉइल हैविंग ए वेरी लो इनफिल्ट्रेशन रेट। तो हेवी सॉइल जिसमें लो इन्फिल्ट्रेशन रेट है और एक ऐसी सॉइल सैंडी जिसमें बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट है, उन दोनों में इस मेथड को अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसको वहां अप्लाई करें जहां लो से मॉडरेट है, बीच में है, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, उनके बीच बीच में जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, इन्फिल्ट्रेशन रेट, वहां पे उस सॉइल के अंदर इसको अप्लाई किया जाएगा बॉर्डर इरिगेशन को। जहां बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट है जैसे सैंडी सॉइल, वहां नहीं अप्लाई होगा। जहाँ हैवी सॉइल है और जिसमें बहुत जो लो इन्फिल्ट्रेशन है तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा, वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ जाएगी, वाटर खड़ा रहने लगेगा फसल में, ठीक है सर। सुटेबल टू इरिगेट ऑल क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, फॉडर क्रॉप्स, लेग्यूम्स एंड नॉट सुटेबल फॉर राइस, राइस के लिए अच्छा नहीं है, राइस के लिए हम बॉर्डर मेथड का यूज नहीं करते। अरे समझ में आया क्या? तो ये पूछा जा सकता है तुमसे एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एडवांटेज क्या है इसके बॉर्डर मेथड के, तो इसके एडवांटेज देख लो, डिसएडवांटेज देख लो, सभी देखते हैं। Border ridge can be constructed with a simple farm implements like bullock ड्रॉ, जो बैलों के द्वारा हम खींच के आराम से आसानी से बॉर्डर रिज बना सकते हैं। फार्म रिज और बाउंड फॉर्मर अकेला किसान भी इसको बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेबर रिक्वायरमेंट इन इरिगेशन इज रिड्यूस, लेबर की जो जरूरत है बंदों की वो कम हो गई एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल चेक बेसिन मेथड में बहुत ज्यादा मेथड लेबर लगती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आर पॉसिबल, वाटर की एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है। लार्ज और यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है। लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड, लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं एक साथ। एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज इज प्रोवाइड टू आउटलेट एज अवेलेबल, और इसमें थोड़ा सा स्लोप होने की वजह से अगर ज्यादा मात्रा में पानी हो जाए तो उसको ड्रेनेज आउटलेट भी किया जा सकता है, उसको बाहर में निकालने का फैसिलिटी है। तो इसमें आसानी से एक अकेला किसान या बुलुक की हेल्प से आसानी से हम ये बॉर्डर रीच बना सकते हैं। इसमें लेबर का बहुत कम यूज होता है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और एफिशिएंसी है जो क्रॉप में वाटर की हाई एफिशिएंसी मिलती है। लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम का हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन लगने लगे हमें तो वाटर को ड्रेनेज करना भी बहुत आसान होता है। ये इसके क्या थे? एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, वो भी देख लो। नहीं बताए गए, डिसएडवांटेज बहुत कम है तो नहीं बता रहा, तो मैं क्या करूं। बेसिन इरिगेशन, देखिए भाई, बेसिन इरिगेशन डिसएडवांटेज था ना उसका बॉर्डर का, उसको कहाँ यूज नहीं कर सकते, राइस के अंदर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे बार बार पानी देना पड़ता है और इसमें बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि वाटर ऐसे मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे जहाँ पे वाटर का लॉस कम हो, ठीक है। तो चलिए बेसिन इरिगेशन क्या होता है, बेसिन में देखना, बेसिन वाटर कलेक्टिंग यूनिट को कहते हैं। बेसिन होता क्या है पहले तो लिख लें, वाटर कलेक्टिंग यूनिट, वाटर कलेक्टिंग यूनिट को क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो रे। बेसिन यूनिट इज कॉल्ड बेसिन, सही है सर। पर बेसिन इरिगेशन क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग कॉलम की फॉर्म में, देखो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये एक अलग कॉलम बना हुआ है, ये एक अलग कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर वाटर हो रहा है, यहाँ एक अलग ही है, ठीक है सर, यहाँ एक अलग बना हुआ है,
फिर आगे एक अलग है। ऐसे बेसिन का मतलब होता है वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स की फॉर्म में वाटर को रखा जाएगा। वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, एक इनले प्लांट के भी बेसिन बनाए जा सकते हैं, उसके बेस पे इसको आगे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। बेसिन होता है वाटर कलेक्टिंग यूनिट, भी समझाता हूँ तुम्हें। हम जो खाना खाने के बाद हाथों को जो वॉश करते हैं हम हैंड वॉश के लिए जहाँ जाते हैं, वो क्या होता है, वाटर बेसिन ही होता है। हैंड वॉश के लिए वाटर बेसिन पे जाते हैं और वहां पे हाथों को धोते हैं। धोने के बाद जो वाटर जाता है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, एक बेसिन के अंदर सर, एक वाटर कलेक्टिंग यूनिट, उसी को क्या कहा जाता है, बेसिन। अरे समझ में आया, वो वाटर बेसिन होता है, यहाँ पे बड़े हैं तो बेसिन इरिगेशन के लिए यूज हो रहे हैं। अरे समझ में आया। तो अब इसको पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके, बेसिन को भी पढ़ लिया जाए। तो देखिए जरा, बेसिन इरिगेशन क्या है। बेसिन समझ में आया कुछ, वाटर को इकट्ठा करने का एक प्रोसेस है। ये एक अकेले प्लांट का भी हो सकता है, प्लांट बड़ा होगा तो बेसिन भी बड़ा होगा, बहुत सारी क्रॉप के लिए भी हो सकता है, ऐसे अलग अलग तरह के बेसिन बनाए जाते हैं। देखिए जरा, ए बेसिन इज यूजुअली मेड फॉर वन ट्री स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब क्या है यहाँ, स्पेलिंग, वन ट्री स्पेलिंग का मतलब बता देता हूँ तुम्हें। यंग प्लांट, छोटा सा प्लांट जो बहुत ही यंग है, लगभग लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से भी छोटा जो प्लांट है, एक छोटा यंग प्लांट है, उसको क्या कहा जाता है, छोटा सा 10 सेंटीमीटर से छोटा प्लांट, उसको क्या कहा जाता है, स्पेलिंग बोला जाता है। वन ट्री स्पेलिंग के लिए एक बेसिन बनाया जाएगा, उसके चारों तरफ एक कवर बना दिया जाएगा, वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है, ऐसा, ठीक है सर। बेसिन आर मेड लॉन्गर एंड वाइडर, बड़े और लंबे होते चले जाएंगे, स्पेल ग्रोथ, ग्रो इन साइज, जब जो यंग वन है, जो प्लांट है वो बड़ा होता जाएगा तो बेसिन भी बड़ा या चौड़ा होता जाएगा। द लैंड इनसाइड द बेसिन इज फ्लैट, फ्लैट होनी चाहिए। द बेस एरिया ऑफ द ट्री केप्ट लिटल राइज्ड सो द स्पेल स्टेम डू नॉट कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द वाटर। जो मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, इसके चारों तरफ मैंने मान लो ये बनाया है, ठीक है, और इसकी रूट नीचे अंदर है, और यहाँ इसके लीफ वगैरह वगैरह आए हुए हैं, ठीक है, ये प्लांट है, लीफ लफ जो भी है आए हुए हैं। तो इसको ना, ये क्या कह रहा है, लैंड इनसाइड द बेसिन इज फ्लैट, जो ये लैंड है ये फ्लैट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पे अगर गड्ढा बन गया नीचे, तो स्टेम का एरिया है वो ज्यादा पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो इसको खतरा हो जाएगा, इस प्लांट को जलने का खतरा हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्री केप्ट लिटिल राइज सो दैट स्पेल स्टेम डू नॉट कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर, ताकि वो पानी के कांटेक्ट में कम रहना चाहिए। जो बेसिन ऐसे बनाया जाएगा फ्लैट, और इस पे थोड़ी सी मिट्टी भी चढ़ा दी जाएगी इस प्लांट पे यहाँ पे, ताकि ये डायरेक्ट मिट्टी वाटर के कांटेक्ट में ना आए, ये स्टेम इसका, ठीक है जी। वाटर इज सप्लाइड थ्रू द लेटरल, साइड से पानी दिया जाएगा, जैसे मान लो यहाँ से साइडों से पानी दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि यहाँ सीधा प्लांट के ऊपर डाला जाए, साइड से दिया जाएगा और वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है। लेटरल एंड ईच बेसिन में मे बी कंसंट्रेटेड विद अनदर, कनेक्टेड विद अनदर वन बाय स्मॉल फरो टू गेट द वाटर सप्लाई। जैसे एक बेसिन है यहाँ, ऐसा रेक्टेंगुलर, तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फरो होता है यहाँ छोटा सा, उसके थ्रू कनेक्ट होंगे, यहाँ ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ कोई है तो वो इससे कनेक्ट है, यहाँ कोई है तो ये आपस में ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अरे समझ में आ रहा है। ऐसे अगर सर्कुलर है तो वो भी आपस में क्या होंगे, पाइप के थ्रू या फ्लो के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे, ये बोलना चाह रहा है। बेसिक इरिगेशन समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ पा रहे हो एडवांटेज क्या है सर बेसिन इरिगेशन के, देख लीजिए एडवांटेज क्या क्या है बेसिन इरिगेशन के, वो भी देख लेते हैं। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर इज सेव्ड, पानी का जो सेव किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, वाटर का लूज बहुत ही कम होता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज वेरी हाई, वाटर की जो एफिशिएंसी क्रॉप के लिए ज्यादा यूज हो रहा है, वेस्ट वाटर बहुत कम हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। इंटायर एरिया एक्सपेक्टिंग द बेसिन एरिया डज नॉट रिक्वायर्ड प्रिसाइज लैंड लेवलिंग, इसमें कोई प्रिसाइज लैंड लेवलिंग की जरूरत नहीं है, आराम से जो इतना भी एरिया वो प्लांट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है जी। द लेबर रिक्वायरमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द बेसिन आर लो, बहुत ही कम लेबर की और कॉस्ट की बहुत कम जरूरत पड़ती है। नो लैंड इज वेस्टेड, और कोई भी लैंड का हिस्सा है वो वेस्ट नहीं जाता। नोट, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर फ्रूट ट्री, ये इंपॉर्टेंट है फ्रूट ट्रीज के लिए। सर्व इन ऑर्कार्ड्स, ऑर्कार्ड्स का मतलब क्या होता है, बगीचों में जो सर्ब उगाए जा रहे हैं, और प्लांटेशन जो वृक्षारोपण किया जाता है, जैसे कि टी प्लांटेशन है, फ्रूट के ट्रीज हैं, सर्ब्स है जो कि बगीचों में उगाए जा रहे हैं, उनके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज, वर्किंग विद द इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरीज इज प्रिवेंटेड, यहाँ पे आदमी को हाथों से ही सारा काम करना पड़ेगा, और आसान है बहुत ज्यादा, परंतु यहाँ पे मशीनरी का और इम्प्लीमेंट्स का यूज ज्यादा नहीं कर सकते। अरे समझ में आया क्या।
बहुत बढ़िया। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे समझ में आए भाई। बहुत बढ़िया। तो चलते हैं चेक बेसिन इरिगेशन। चेक बेसिन इरिगेशन क्या होता है सर, अभी समझाता हूँ। जैसे ये बहुत कॉमन इरिगेशन का मेथड है। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे, यहाँ बना देता हूँ। एक ये खेत था मेरे पास बहुत बड़ा, ठीक है सर। इसमें मेरे को पानी लगाना था, और फ्लड जैसी कंडीशन आ जाए तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इसको डिवाइड कर दूंगा अलग अलग हिस्सों में। रेक्टेंगुलर कॉलम बना दूंगा इसके अंदर बहुत सारे, ऐसे। ये कहलाता चेक की शर्ट। देखिए चेक में अलग 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 कॉलम होते हैं, ऐसे 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 छोटे 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 डब्बे। वैसा चेक बेसिन, बेसिन चेक की फॉर्म में आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर फ्रेम से बन जाएंगे। इसको कहते हैं चेक बेसिन। समझ में आया सभी को। अब इनमें अलग अलग में अलग अलग पानी ठहर जाएगा, जिसमें ज्यादा होगा वो दूसरे में फरो के थ्रू निकाल दिया जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाएंगे फरो का, ऐसे। समझ में आया भाई, आगे बढ़ते हैं। It is the most common surface irrigation method. ठीक है जी। Here the field is divided into small unit areas so that each have a nearly level surface, और level surface मिलेगी हर एक की। One bounds or ridges are constructed around the area forming basin within which the irrigated water can be controlled. अलग अलग कॉलम के अंदर, अलग अलग रिज के अंदर वाटर को कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर अप्लाइड टू द desired depth can be retained until the infiltration into the soil. जब तक पानी को उसके अंदर डिजायर डेप्थ तक रखा जा सकता है, जब तक पानी उसके अंदर इसके फसल की जड़ों तक नीचे तक ना बैठ जाए। अरे समझ में आया। द साइज ऑफ द बेसिन वेरी कर सकता है, 10 मीटर स्क्वायर का भी हो सकता है, 10 बाई 10 का, 10 बाई 10, 10 इधर और 10 बाई 10 का भी हो सकता है, और 25 बाई 25, 25 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन द सोइल टाइप, टोपोग्राफी, सोइल किस तरह की है, वहाँ पे ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है, लेटराइट सोइल है, एल्वियन सोइल है, उस पर डिपेंड करता है। टोपोग्राफी वहाँ के ऊपर खापर जमीन है वो कैसी है, स्ट्रीम साइज पानी का फ्लो कैसा आता है, और क्रॉप कौन सी वहाँ पे ज्यादा उगाई जा रही है, उन पे डिपेंड करता है इसका मीटर स्केल में एरिया बेसिन का कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चेक बेसिन समझ में आया भी सभी को। अडेप्टिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी क्या है देखना भाई। स्मॉल स्मॉल जेंटल एंड यूनिफॉर्म लैंड स्लोप बनाए जाते हैं इसमें। स्मॉल जेंटल छोटे और यूनिफॉर्म लैंड स्लोप, एंड सोइल हैविंग मॉडरेट टू लो इन्फिल्ट्रेशन रेट। जहाँ पे मॉडरेट से लेके लो इन्फिल्ट्रेशन रेट वाली सोइल है, वहां पे ये अप्लाई किया जाता है बेसिन। कि बहुत ज्यादा अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वहां पे ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अडेप्ट अडेप्टेड टू ग्रेन एंड फोडर, ग्रेन वाली फसलें और फोडर वाली फसलों के लिए हैवी सॉइल, एंड सुटेबल टू द प्रीमिएबल सॉइल, और प्रीमिएबल सॉइल के लिए ये सुटेबल है। समझ में आया यहाँ तक। फॉडर और ग्रेन वाली फसलों के लिए अच्छा है बेसिन, चक बेसिन। और वहाँ जो जिसमें मॉडरेट से लो इन्फिल्ट्रेशन मिलता हो, बहुत कम पानी नीचे जाता हो, वहां पे ये वैलिड है। बहुत ज्यादा पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो वहाँ वैलिड नहीं है। ठीक है। सैंडी सॉइल में ये अप्लाई नहीं किया जा सकता, और बहुत ज्यादा हार्ड जैसे कले वाली सॉइल है वहां भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। एडवांटेज क्या क्या है इसके देख लीजिए। एडवांटेज, एडवांटेज में चेक बेसिन के बहुत फायदे हैं। चेक बेसिन आर यूजफुल टू द लीचिंग टू रिक्वायर्ड टू रिमूव द साल्ट फ्रॉम द सोइल। सोइल के अंदर जो साल्ट है उसको पानी को वहां खड़ा रहने दो, इन्फिल्ट्रेशन होता रहेगा जब तक साल्ट नीचे ना जाए, जब तक उसको खड़ा रहने दो। तो लीचिंग करवा देगा साल्ट की, एक तो ये अच्छा है भाई। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये येलो वाली लाइन है, ये स्टार लगा लें इस पे। ठीक है। रेनफॉल कैन बी कंज्यूम्ड, जो वाटर पानी बारिश का गिर रहा है वो अगर पूरे खेत में फैलता तो क्या पता वो इसके दूसरे के खेत में चला जाता। अब अलग अलग कॉलम बने हुए तो उनमें तो पानी को रुकना ही पड़ेगा, तो इसलिए वाटर को कंजर्व कराया जाता है, रेन वाटर को। ठीक है, कंजर्व किया जा सकता है। सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि सॉइल इरोजन होके जाएगी कहाँ, अब वो अलग अलग कॉलम में रह जाएगी। रिटेन्स लार्ज पार्ट ऑफ द रेन वाटर के पानी को वहीं पे रोका जा सकता है। हाई वाटर एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी भी अच्छी है, आराम से पानी हर एक प्लांट को मिल रहा है, और एफिशिएंसी अच्छी है, वाटर सबको मिल रहा है हर एक को इवनली। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है सर, इसकी कमियां क्या हैं। जो चेक बेसिन है इसमें कुछ कमियां भी हैं, हाँ। चेक बेसिन में कमियां भी हैं, वो कौन कौन सी देख लीजिए। चेक बेसिन की कमियां बता देता हूँ तुम्हें। द रिज इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट्स। हमें अगर ट्रैक्टर वगैरह वगैरह हैरो कल्टीवेटर लगाना है तो उसमें वो रिज हर बार सामने आएंगे और वो तंग करेंगे। मोर एरिया ऑक्यूपाई, रिज रिज है बहुत सारे एरिया को खराब कर रहा है फील्ड चैनल्स बनाने में। दिस मेथड इम्पीड्स सरफेस ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज वाटर को निकालने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा तुम्हें। प्रिसाइज लैंड
ग्रेडिंग एंड शेपिंग इज रिक्वायर्ड। अलग अलग देखो, एक पर्टिकुलर शेप बनाने की जरूरत पड़ती है, और इसमें जो बंदा है जिसको इसकी नॉलेज है वही कर सकता है, ऐसा नहीं कोई भी आके ये कॉलम चेक मशीन बना देगा, ठीक है। शेप को बहुत बढ़िया शेप, प्रिसाइज और ग्राइंडिंग लैंड में जरूरत है। लेबर रिक्वायरमेंट हाई है, इसमें लेबर बंदों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉलम बनाने हैं। नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप विच इज सेंसिटिव टू वेट सॉइल कंडीशन अराउंड द स्टेम। स्टेम के आसपास जो गिल्ला एनवायरनमेंट रहता है वहां पे ये अप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाटर खड़ा होगा और वहाँ पे मिट्टी को पानी बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए, वहां पे एप्लीकेबल है ये, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। चेक बेसिन की कमियां और फायदे दोनों देख लिया। अब रिंग इरिगेशन। रिंग इरिगेशन क्या होता है? रिंग इरिगेशन सर, रिंग की फॉर्म में बना दिया जाएगा चारों तरफ, और उसमें पानी दिया जाएगा प्लांट को। देखो जैसे ये बना रखा सर, इसमें दो दो रिंग है सर, एक तो ये वाली और एक ये बड़ी दिखाई दे रही। इनमें पानी दोनों में डाला जा सकता है और प्लांट को वो पानी इसके अपने आप ही मिलेगा। रिंग इरिगेशन कहते हैं इसको, ठीक है जी। रिंग इरिगेशन देखिए भाई, रिंग इरिगेशन के बारे में बोला जा रहा है कुछ, वो भी पढ़ लेते हैं। रिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ ए इरिगेटेड फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्रीज के लिए, अकेला ट्री है उसके लिए आसानी से किया जाता है। और कार्ड्स, इन और कार्ड्स मतलब बगीचों में, बाय कंस्ट्रक्टिंग सर्कुलर ट्रेंच अराउंड ट्री। ट्री के चारों तरफ सर्कुलर ट्रेंचेस बनाए जाएंगे, ठीक है। रिंग ट्रेंच आर स्मॉलर इन बोथ डेप्थ एंड विड्थ अराउंड ए स्मॉल ट्री एंड आर लार्ज अराउंड द बिग ट्री। जो छोटे रिंग्स बनाए जाएंगे और छोटी विड्थ बनाई जाएगी कब? जब प्लांट छोटा है। और उसका साइज कब बड़ा हो जाएगा? जब प्लांट बड़ा होगा तो उनका साइज भी बड़ा होता चला जाएगा, वाइडर होता चला जाएगा। यूजुअली a ring is laid out of the periphery of the tree canopy। जो ट्री की कैनोपी होती है उसके आसपास की ये बनाई जाती है वो, ठीक है रिज। द रिंग फेंस आर यूजुअली मेड ऑफ 30 से 50 सेंटीमीटर वाइडर एंड नैरो फरो के बनाए जाते हैं, ठीक है जी। लेटरल पास थ्रू ए सेट ऑफ टू रोज ऑफ द ट्री सप्लाइंग वाटर इनटू ए रिंग ऑन बोथ साइड। उसके दोनों साइड से पानी सप्लाई करने के लिए टू रो बना दी जाती है, उधर से पानी आ सके, दूसरी साइड से पानी दिया जा सके। क्योंकि आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो उधर से पानी आए तो उधर से आ जाए, इधर से जाना चाहे तो इधर से, दोनों साइड से लेटरल साइड में दिया जाता है पानी। वाटर सप्लाई प्रोसेस इज एसेंशियली द सेम एज विद द बेसिन इरिगेशन। जो वाटर सप्लाई का प्रोसेस है वो बिल्कुल बेसिन इरिगेशन जैसा ही है। उसमें भी आपस में उनको फरो को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसमें भी इसको आपस में कनेक्ट देखना। यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा पीछे बहुत बड़ी बड़ी डायग्राम, और आपस में देखो फरो के हेल्प से वो कनेक्ट है बोथ साइड से, दोनों साइड उसमें क्या है, कहीं ना कहीं रिज है, ठीक है जी। वाटर इज डिजायर्ड क्वांटिटी इज अलाउड टू स्टैंड इन द ट्रेंचेस फॉर इन्फिल्ट्रेशन। उनमें वाटर को तब तक रखा जाता है जब तक वाटर का इन्फिल्ट्रेशन आसानी से हो सके। डिजायर के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, ठीक है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। रिंग इरिटेशन। इसके बाद अब फरो इरिटेशन क्या था? फरो सर, फरो बना दी गई, अलग अलग फरो देखो डायग्राम में दिखाई गई है, इनके अंदर वाटर दिया जाए, इसको फरो इरिटेशन कहते हैं सर। देखो फरो बनाए गए और उनके बीच में वाटर छोड़ दिया जा रहा है सर, आसानी से पानी जा रहा है, इधर से इसको मिल रहा है और इधर से इसको मिल रहा है, तो दोनों को वाटर मिल रहा है, और इधर इसको और इधर इसको, उधर उसको, पानी सबको मिलता है सर ऐसे पूरा फरो की तरफ। ये वाइल्ड फरो दिखाए गए हैं, मतलब सारे में पानी छोड़ दिया गया है एक फरो में, किसी को भी खाली नहीं रखा जाता। एक स्किप होता है, बीच में छोड़ दिया जाता है, एक अल्टरनेट होता है, ओड इवन का कॉन्सेप्ट अलग अलग देखिए, अभी पढ़ाता हूँ। फरो इरिगेशन में पहले समझ लें क्या लिखा है, इसको समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द रो क्रॉप। रो क्रॉप, रो में क्रॉप लगाई जाती है उनके लिए सबसे अच्छा होता है। द फरो आर फॉर्म्ड बिटवीन क्रॉप रोज। क्रॉप रोज के बीच में फरो बना दिए जाते हैं। द डायमेंशन ऑफ फरो डिपेंड्स ऑन द क्रॉप ग्रोन, कौन सी क्रॉप उगाई है, इक्विपमेंट यूज्ड एंड सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है। वाटर इज अप्लाइड बाय स्मॉल रनिंग स्ट्रीम इन फरो बिटवीन द टू क्रॉप के बीच में जो फरो में पानी छोड़ दिया जाता है और उसके थ्रू वो क्रॉप में मिलता चला जाता है। वाटर इनफिल्ट्रेशन इन द सॉइल सेपरेट लेटरली। जो मान लो अभी जो डायग्राम दिखाया गया था उसमें साइड में वाटर लेटरल इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए, तभी जाएगा। फरों में पानी जा रहा है और फसल यहाँ के नाम पे है तो उनके अंदर लेटरल साइडों में जाना चाहिए पानी इन्फिल्ट्रेट होके, ठीक है। लेटरली सेपरेट लेटरली टू विट द एरिया बिटवीन द फरो। फरो के बीच में जो खाली जगह है जिसमें फसल उगी हुई है, फरो में पानी है और फसल ऊपर उगी हुई है रोज के, तो उसमें पानी कहाँ जाएगा? लेटरल शिफ्टिंग होती चाहिए, लेटरल सेपरेट होगा पानी उस एरिया में फरो के, ठीक है। इन हैवी सॉइल फरो कैन बी यूज टू डिस्पोज द एक्सेसिव वाटर। हैवी सॉइल में फरो बना के हम वाटर को डिस्पोज कर सकते हैं, एक्सेस वाटर को, ठीक है भाई। फरो इरिगेशन समझ में आ रहा है सभी को? अब फरो इरिगेशन की एडेप्टेबिलिटी क्या है?
देखना भाई कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये। देखो मेथड यूज फॉर वाइड स्पेस्ड रो क्रॉप में, वाइड स्पेस में, पहले वहां पे से जो पढ़े थे वो क्या थे, जो स्पेस कम था उनमें अप्लाई थे, ये किसमें, वाइड स्पेस्ड में, जैसे कि वेजिटेबल्स के लिए। सुटेबल फॉर मेज, सोरगम, शुगर केन, कॉटन, तंबाकू, ग्राउंडनट, पोटैटो, इनके लिए सुटेबल होता है भाई रो इरिगेशन। सुटेबल टू मोस्ट सॉइल एक्सपेंड सैंडी, ये सैंडी सॉइल में भी, एक्सेप्ट सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल को छोड़कर लगभग मोस्टली जितनी भी टाइप की सॉइल है सब में, सैंडी सॉइल को छोड़ दो, बाकी लूमी सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, रेड सॉइल हो, लेटराइट हो, एल्वियल हो, सब में वैलिड है। बस किसको छोड़ के, सैंडी सॉइल को छोड़ के। ये जो फरो मेथड है ये सब जगह, सैंडी सॉइल में फरो बनेंगे ही नहीं, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो और जो हर जगह ये वैलिड है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एडवांटेज क्या है फरो फॉर्मेशन के, फरो इरिगेशन के, देख ले। वाटर इन फरो कनेक्ट ओनली हाफ और 1/5 ऑफ द लैंड सरफेस को ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर का लॉस कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी। लेबर रिक्वायर्ड फॉर द लैंड प्रिपरेशन एंड इरिगेशन इज रिड्यूस्ड, जो लेबर रिक्वायर्ड है वो भी कम हो चुकी है। कंप्रेस चेक बेसिन को कंप्रेस किया, देयर इज ए लेस वेटेज ऑफ लैंड इन द फील्ड डिंच, जो लेस वेटेज सोइल है वहां पे भी ये चल जाते हैं, और चेक बेसिन के कंपैरिजन में ये अच्छा माना जा रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फरो इरिगेशन, फरो इरिगेशन को क्लासिफाई किया गया आगे, बेस्ड ऑन अलाइनमेंट ऑफ फरो के बेस पे, फरो के टाइप बनाए गए, अलाइनमेंट के बेस पे पैरेलल और एक्रॉस वाले बनाए गए, बेस्ड ऑन द साइज एंड शेप के बेस पे बनाए गए, बेस्ड ऑन इरिगेशन के बेस पे भी फरो बनाए गए। फरो के तीन तरीके तो बेस हैं, अब इनके टाइप आएंगे आगे। तो जो अलाइनमेंट के बेस पे फरो बनाए गए वो दो तरह के हैं, स्ट्रेट फरो एंड काउंटर फरो। स्ट्रेट फरो क्या होते हैं, थोड़ा सा समझाता हूँ तुम्हें। देखो भाई, जैसे हमारा एक यहाँ ये खेत है, ठीक है, इसमें मेरे को फरो ऐसे बना दिए मैंने, ये फरो बना दिया, फिर ये फरो बना दिया, ठीक है सर, फिर ये फरो बना दिया, ठीक है सर, ये बना दिया आपने। अब इनके अंदर मेरे को यहाँ से जो नाली है इससे पानी आएगा, और इस फरो में छोड़ दिया, ठीक है जी, इसमें छोड़ दिया, ठीक है जी, इसमें छोड़ दिया, ठीक है जी। फरो पैरेलल है ना, पानी भी उधर ही जा रहा है और फरो भी इसी साइड में बनाए गए, इसको कहते हैं स्ट्रेट फरो। ठीक है जी। और काउंटर फरो होते हैं ना, ये एक्रॉस बनाए जाते हैं, ये तो होते हैं पैरेलल, ये तो होते हैं पैरेलल, और ये बनाए जाते हैं एक्रॉस। एक्रॉस कैसे सर, देखो, जैसे जो पानी आने वाली जगह है वो ये है, और जो फर्रो हैं वो ऐसे बनाए गए हैं। हाँ, थोड़ा सा रफ करके फिर समझाता हूँ, अभी देखना। हाँ, तो देखो जैसे ऐसे फर्रो बनाए जाते हैं ऐसे, अब मान लो हिली एरिया है, उसमें ऊपर से पानी अप टू डाउन आएगा, यहाँ अप है मान लेते हैं और यहाँ डाउन है। तो वाटर में अगर पैरेलल बना देता तो पानी सारा ही बह जाता। अब यहाँ से जो वाटर आएगा ना, यहाँ से वाटर आएगा, उसको इन में फरो में रुकना पड़ेगा, इसलिए ये अक्रॉस फरो बनाए जाते हैं, इनको कॉन्टूर कॉन्टूर फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कॉन्टूर फ्लो बोलते हैं। और स्ट्रेट फ्लो में पैरेलल होते हैं, जबकि कॉन्टूर जो फ्लो होते हैं वो एक्रॉस बनाए जाते हैं, जैसे जैसे कि इसके विरुद्ध बनाए जाते हैं, अपोजिट। ठीक है, पैरेलल नहीं होते, एक्रॉस होते हैं। समझ में आ गया भाई सभी को? तो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट फ्लो और कॉन्टूर फ्लो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन साइज एंड स्पेसिंग, साइज और स्पेसिंग के बेस पे भी फ्लो बनाए गए हैं। ये कैसे हैं देखना भी। ठीक है, डीप फरो मतलब बहुत गहरे फरो में पानी आसानी से जा सकता है फसल के, लेटरल शिफ्टिंग होके वो दोनों फसलों को पानी देता है। ठीक है जी, दोनों साइड पानी देता है। एक होता है कोरुगेशन। कोरुगेशन क्या होता है सर, कोरुगेशन एक बहुत ही कम डीप नहीं होते, बिल्कुल ही ना के बराबर फरो होते हैं, इसमें बारिश पे डिपेंडेंट होता है ये। जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है ना, वहां पे ये वैलिड है। मॉडरेट से हैवी बारिश होती है वहां पे चलेगा ये। जहाँ पे इरिगेशन वाटर है जो बारिश के थ्रू ही होता है वहां पे वैलिड है। ठीक है, एक वहां वैलिड है जहाँ पे जो फसल है वो ब्रॉडकास्ट मेथड से बो दी गई, ब्रॉडकास्ट मेथड से, छिड़काव से, या फिर बहुत ही ज्यादा गहरी फसल है उनमें ये कोरुगेशन वैलिड है। और कभी भी कहाँ वैलिड नहीं है, सैंडी सॉइल में ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है।
अरे समझ में आ गया, कोरुगेशन। तो ठीक है भाई, कोरुगेशन और डीप फरो भी समझ में आ गया। डीप मतलब गहरे, और कोरुगेशन बहुत ही ना के बराबर फरो बनाए जाते हैं सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इरिगेशन के बेस पे अब ये 4 प्रकार बनाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं एग्जाम में हमारे, जो इरिगेशन, क्योंकि टॉपिक इरिगेशन है और इरिगेशन के बेस पे होने चाहिए। ओल फरो इरिगेशन, देखो जैसे पीछे डायग्राम दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे फरो और सब में पानी छोड़ दिया गया है, ओल फरो इरिगेशन कहलाता है, ठीक है सर। अल्टरनेट फरो इरिगेशन क्या होता है, मान लो एक दिन तो, मान लो ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर फरो है, ये 3 नंबर फरो है, ये 4 नंबर फरो है, ये 5 नंबर फरो है, ये 6 नंबर फरो है, और ये 7 नंबर, और ये 8 नंबर फरो, ठीक है सर। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन तो ओड वालों को, ओड इवन कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ, ओड इवन, ओड एंड इवन, एक जो सिंचाई की गई ना वो ओड वालों में पानी दे दिया गया, 1, 3, 5, 7 वालों में पानी दे दिया गया एक सिंचाई में तो, और दूसरी जो सिंचाई की गई उसमें इवन वालों को 2, 4, 6 और 8 वालों को अल्टरनेट है, ताकि पानी की बचत की जाए और फसल को पानी भी मिल जाए। पहली सिंचाई में ओड वालों को दे दिया, दूसरे में इवन वालों को दे दिया, ऐसे चेंज करते रहे, अल्टरनेट एक के बाद एक, ठीक है सर। स्किप में क्या होता होगा सर, स्किप में जो एक फरो, जैसे ये लाइन में फरो है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है सर। इनमें से पहले में पानी छोड़ दिया, ठीक है, दूसरे में पानी नहीं छोड़ा, छोड़ दिया उसको परमानेंटली, अब उसमें कभी पानी दूंगा ही नहीं, तीसरे में दे दिया, चौथे में दे दिया, पांचवे में दे दिया, चौथे पांचवे में दे दिया, ऐसे मान लो किसी को दे रहा किसी को नहीं दे रहा, स्किप कर दिया, उसको परमानेंटली छोड़ दिया। सर उसको छोड़ दिया तो अब उसमें वो क्या करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे, दूसरी फसल उगा लेंगे उसमें। समझ में आ रहा है, इंटरक्रॉपिंग में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट है सर्ज इरिगेशन, ये क्या होता है सर, सर्ज इरिगेशन समझाता हूँ तुम्हें। सबसे अच्छा मेथड जो इरिगेशन का माना जाता है, ड्रॉप, ड्रॉप इरिगेशन के बाद दूसरे नंबर पे जिसकी एफिशिएंसी है वो सर्ज इरिगेशन है। तो मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ। एक तो था ड्रॉप इरिगेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप इरिगेशन। ड्रॉप इरिगेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पानी की बचत करता है ये, वाटर कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट मेथड है। और कितना परसेंट एफिशिएंसी होती है सर इसकी, 90 से 95% एफिशिएंसी का है, ठीक है। और दूसरा अपना है सर्ज इरिगेशन, सर्ज इरिगेशन भी सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें क्या है सर, इसमें देखो मैं पूरा मेथड समझाऊंगा तुम्हें, सर्च इरिगेशन यही समझा दूंगा, आगे तो लिखे होंगे। सर्च इरिगेशन की लगभग 85 से 90%, 85 से 90% एफिशिएंसी इसकी भी होती है। तो सर इसमें इसी क्या खास बात है, थोड़ा समझाओगे? हाँ बिल्कुल समझाएंगे, देखते चलो। सर्च इरिगेशन को डायग्राम से समझाते हैं तुम्हें क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, फिर समझाता हूँ, ठीक है भाई। तो सर्ज इरिगेशन की जो तुम्हें एफिशिएंसी है वो पता चल गई कितनी होती है, 85 से 90%, और ड्रिप की इससे भी ज्यादा सर, 90 से 95, ठीक है। अब देख लो भाई, सर्ज इरिगेशन में क्या होता है, एक खेत है, उसके अंदर ऐसे बनाए जाते हैं फरो, ठीक है सर, फरो बना दिया, ये दूसरा फरो बना दिया, ठीक है सर, ये तीसरा फरो बना दिया, ठीक है सर, ये चौथा फरो बना दिया, ठीक है सर, ऐसे फरो होते हैं, ये पांचवा फरो बना, ठीक है भाई। अब देखते जाना, मैं समझाऊंगा, तुम्हें ध्यान से समझना इस बात को। और यहाँ पे हमारा खेत होता है कंप्लीट, ये बाउंड्री है हमारे फील्ड की, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ से वो ट्राया कहीं से यहाँ से आएगा, इससे होता हुआ, ठीक है जी। और इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। इनको कंप्लीट कर दो, इन रिज को आगे तक टच करवा दो, करवा दिया, ये रिज हो गया, ये दूसरा भी टच हो गया सर, तीसरा भी वहाँ टच हो गया सर, और चौथा भी वहाँ टच हो गया, और पांचवा भी, ऐसे रिज सारे टच हो गए, बिल्कुल हो गए सर। हाँ, अब क्या होगा, इसमें पानी लगना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा समझते जाओ, मैं बिल्कुल हर बात बताना चाहता हूँ तुम्हें, ये बहुत अच्छा मेथड है। हम्म। अब रिज में पानी देना स्टार्ट करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ब्लू मार्कर देते हैं। यहाँ से वाटर आया, इसमें चल दिया, और इसमें कॉलम बना दिए जाते हैं ऐसे, कॉलम बना देंगे इसके अंदर, क्या बना देंगे हम, अलग अलग कॉलम बना देंगे ऐसे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसे इसमें भी एक कॉलम,
तो कुल 3 या 4 जितने भी बनाएंगे वो तो डिपेंड करता है लेंथ कितनी है उसकी फरो। ठीक है, ऐसे कॉलम बना दी जाएंगे ऐसे। समझ में आया अभी? अब देखना, आगे चलते हैं। तो अब वाटर सप्लाई स्टार्ट होती है यहाँ से वाटर स्टार्ट हो गया सर, ये आया वाटर और ये चल पड़ा इसके अंदर, धीरे 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 यहाँ तक पहुंच गया सर। इस तक अब हम इसको ऑफ कर देंगे। मान लो यहाँ तक वाटर पहुंचा तो हमने यहाँ पे रिज बना दी और इसको ब्लॉक कर दिया, फिर पानी को ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दिया। इसको ऑन ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है। क्या कहता है? सर्ज का जो दूसरा नाम है ना सर्ज इरिगेशन का, वो ऑन ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं इसको, ऑन ऑफ इरिगेशन। क्यों सर? इसमें बीच बीच में जो वाटर का फ्लो है उसको रोक दिया जाता है, फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है सर? फिर रोक दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर रोक दिया, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो सीपिंग इफेक्ट होता है ना, गिल्ली हो जाती है मिट्टी, आगे तक है, यहाँ तक चला गया उसका इफेक्ट यहाँ तक आ जाएगा आगे, और फिर लास्ट में तो बिल्कुल थोड़ा सा वहां तक पहुंचने से पहले रोक दिया जाता, ताकि जो वाटर का लॉस हमारे खेत की बाउंड्री आगे ना है, इससे बाहर वाटर का लॉस ना हो, उसके लिए इसको बार बार स्टॉप किया जाता है। ठीक है सर। ऐसे इसके अंदर भी यहाँ तक पहुंचेगा, फिर रोक दिया जाएगा, ये रिस के पानी यहाँ तक पहुंचेगा, फिर इसको रोक के आगे स्टार्ट करेंगे, जल्दी फ्लो करके यहाँ रोक दिया जाएगा, फिर ये रिस के यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ पे जाते ही रोक देंगे, ये रिस के यहाँ तक पहुंचेगा और इससे बाहर नहीं जा पाएगा। यही प्रोसेस करने के लिए इसका मेथड का यूज किया जाता है। हर बार ऐसे ही करेंगे, हर रिज में ऐसे ही करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे वाटर का जो सीपेज था, वाटर का जो हमारे फील्ड से बाहर जाने का खतरा था, वो कम हो गया, और जो इरिगेशन में वेस्टेज ऑफ वाटर था वो कम हो गया, और हर बार हमारे हर एक प्लांट को इवनली पानी मिलता जा रहा है। तो इस मेथड का यूज किया जाता है और इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसको स्विच ऑन ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है, और ये 85 से 90% एफिशिएंसी देके जाता है, और 30 से 35% क्या करता है? वाटर सेव करता है, वाटर सेव भी करता है, वाटर सेव कर देता है, सेव। ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें? तो इस तरह की इरिगेशन को सर्ज इरिगेशन कहते हैं, और सर्ज इरिगेशन बेस्ट मेथड माना गया है वाटर एफिशिएंसी के लिए, और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर सेविंग के लिए बेस्ट मेथड है। किसके बाद? ड्रिप इरिगेशन के बाद। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट। इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सारे आए समझ में? तो अब धीरे धीरे एक एक बता रहा। ऑल फरो इरिगेशन मैंने बताया था, सारे खेत में छोड़ दिया जाता है, हर एक फरो को पानी दिया जाए, किसी को भी ना छोड़ा जाए, उसको कहते हैं ऑल फरो इरिगेशन। ऑल फरो इरिगेशन में अप्लाई यूनियन इन द फ्लो और कॉल्ड द फ्लो सिस्टम, और यूनिफॉर्म फरो सिस्टम, यूनिफॉर्म फरो, सभी में पानी छोड़ दिया जाता है, और हर फरो को पानी मिलता है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। नेक्स्ट था स्किप। अल्टरनेट में देखो, एक को छोड़ दिया गया, एक में पानी फिर छोड़ दिया, फिर एक को ओड इवन कॉन्सेप्ट जो अप्लाई किया जाता है वो अल्टरनेट के लिए किया जाता है। ये डायग्राम से तुम देख सकते हो, एक को छोड़ रहा है, फिर दूसरे को, फिर एक को छोड़ रहा है, और नेक्स्ट सिंचाई होगी ना, अब जिनको छोड़ा था उनमें पानी देगा, और जिनमें पानी दिया गया था उनमें नहीं देगा, ऐसा किया जाता है। अल्टरनेट फरो इरिगेशन कहते हैं इसको। अरे समझ में आ रहा है सभी को? तो अल्टरनेट फरो इरिगेशन में ये लिख भी वही रहा है जो हमने बोला है, ओड इवन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा, और वही सारा खेल है। देखिए जरा, तो क्या कहता है? It is the irrigation layout, but the technique for the water saving. Water is applied to alternate furrow. Example, during the first irrigation के दौरान इवन नंबर वाली फरो में हमने इरिगेट किया, तो नेक्स्ट जो इरिगेशन होगी उसमें ओड नंबर वाली फरो में हम इरिगेट करेंगे। यही तो कर रहा है, एक बार इवन वालों में, एक बार ओड वालों में, ऐसे इरिगेट किया जाता है फील्ड को। नेक्स्ट, स्किप फरो इरिगेशन में एक रो को छोड़ दिया जाता है और उसको इंटरक्रॉपिंग के लिए यूज किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग के लिए, और ये भी वाटर सेविंग का मेथड 30 से 35% वाटर को लॉस होने से बचाता है, सेव कर लेता है। देखिए, स्किप में दे आर नॉर्मली अडोप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाटर स्कैरी एंड अकोमोडेटेड इंटरक्रॉपिंग। देखो, जो सबसे पहला जो मेथड था ऑन फॉर्म इरिगेशन, वो किया जाता है कब? जब पानी की कोई कमी ना हो, और पानी की कमी आने के बाद हम अल्टरनेट वाला, स्किप वाला, या ये मेथड कब, सर्ज वाला, ये कब अपनाते हैं? जब पानी की कमी हो। तो यहाँ कह रहा है पानी की स्केरी, वाटर स्केरी एरिया है, या कंप्लीटेड इंटरक्रॉप उनके बीच में उगाई जा रही है, उसमें ये वैलिड किया जाएगा जहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, तो वहीं पे छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ते ही क्यों? सब हर जगह पानी देते हैं, पानी होता तो हमारे पास। इन द स्किप फॉर इरिगेशन, a set of furrow are completely skipped out from the irrigation permanently, उसको permanently छोड़ दिया जाएगा। The skipped furrow will be utilized for raising the intercrop, उसमें दूसरी फसल इंटरक्रॉप उगाने के लिए उसका यूज किया जाएगा। The system ensure the water saving 30 to 35% वाटर की सेविंग करता है। By this method the availability of water is economically used without much field reduction, बिना फील्ड रिडक्शन के पानी का इकोनॉमिक यूज किया जा रहा है, और वाटर सेव किया जा रहा है स्किप मेथड से। जहाँ पे पानी की कमी है वहां ये वैलिड होता है।
सर्ज इरिगेशन जो मैंने समझाया था, देखो सर्ज इरिगेशन ये करके दिखा रहा है तुम्हें। यहाँ पे पानी को छोड़ दिया गया, फिर थोड़ी सी देर के बाद स्टॉप कर दिया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर स्टॉप कर दिया, फिर छोड़ दिया गया, फिर स्टॉप। इससे सीविंग इम्पैक्ट से पानी जाता रहेगा, वाटर का जो सीपेज है लॉस है वो बचेगा। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंसी वाला मेथड माना जाता है, 85 से 90% तक इसकी एफिशिएंसी मानी जाती है। इसको स्विच ऑन ऑफ भी कहा जाता है। तो ये देख लो, सर्ज इरिगेशन के बारे में लिखा भी है यहाँ। सर्ज इरिगेशन, surge irrigation is the application of water into the furrow intermediately in a series of relatively short on and off time of the irrigation cycle. On off भी करते हैं। It has been found to the intermediate application of water reduced the infiltration rate over surge, भाई लॉस ना हो, ओवर सर्ज ना हो, पानी बाहर ना निकले, देर बाय द वाटर waterfront advanced quickly, hence the reduced net irrigation water requirements. This also result in more uniform soil moisture distribution and storage in the crop zone compared to the continuous flow के comparison में ज्यादा अच्छा माना जाता है। यूनिफॉर्म सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन, मॉइस्चर को यूनिफॉर्मली आगे से आगे फैलाता जा रहा है, और एक बार जगह अगर सरफेस मॉइस्ट हो जाती है तो आगे जो नेक्स्ट पानी का फ्लो स्पीड में होता है। द इरिगेशन एफिशिएंसी 85 से 90%, ये स्टार लगा लें, ये पूछा जा सकता है तुमसे एग्जाम में इस साल। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कोगुरेशन इरिगेशन, मैंने इसके बारे में बताया था, ये वो सैंडी एरिया में नहीं की जाती, और बहुत ज्यादा जो क्लोज क्रॉपिंग होती है ना उनमें ये किया जाता है। ब्रॉडकास्ट या लाइन सोइंग मेथड में भी इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे कस्टिंग की प्रॉब्लम हो वहां ये यूज किया जाता है। तो देखिए, कोरुगेशन इरिगेशन, कोरुगेशन आर द मिनिच्योर फरो, बहुत ही ना के बराबर फूल बनाए जाते हैं, बहुत ही छोटे, और जो वहां किया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती हो, बारिश मॉडरेट से हाई लेवल पे होती है उस एरिया में। अडॉप्ट फॉर द इरिगेशन क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे कि ग्रेन, फॉरेज या पॉस्चर क्रॉप्स के लिए किया जाता है। क्रॉप में भी लाइन सोन या ब्रॉडकास्ट मेथड से उगाई गई हो। द मेथड यूज्ड फॉर द मॉडरेटली क्रॉस सॉइल एंड स्पेशली सॉइल दैट फॉर्म क्रस्ट, जो क्रस्ट बना रही हो, ऊपर लेयर बना रही हो, उस सॉइल में ज्यादा अच्छा है। Corrugation reduce crushing as they wet only part of the land surface, लैंड सरफेस को गीला कर देता है, तो जो क्रस्टिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है। दे आर नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। कोरुगेशन गेट स्मूथ क्विकली ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ रिज, पर्टिकुलरली इन द मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया में ये अप्लाई किया जाता है, मॉडरेट से हाई रेनफॉल एरिया में। और ये जो बालू मिट्टी होती है, सॉइल जो सैंडी है उसमें अप्लाई नहीं होता। ठीक है, एडवांटेज कोरुगेशन के क्या क्या एडवांटेज है देख लीजिए। एडवांटेज, इट सेव क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ ठीक है जी। स्मॉल सप्लाई स्ट्रीम इज यूज, थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर ऊपर से बहुत ही ना के बराबर फर्म है और हार्ड होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। यूज फॉर द सॉइल विद द कस्टिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होता है। हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है इसकी, ठीक है, एफिशिएंसी भी इसकी अच्छी है, पर ये सैंडी सॉइल में अप्लाई नहीं होता। अब सब सरफेस इरिगेशन में आगे भाई। अब ये तो सारे जितने भी अब तक पढ़े हमने सरफेस इरिगेशन थे। सब सरफेस मतलब है पानी नीचे दिया जाएगा, फसलों के नीचे, डायरेक्ट ऊपर से सरफेस पे पानी नहीं होगा। पाइप नीचे बिछा दिए जाएंगे, पाइप से रिस रिस कर पानी फसलों में नीचे जाता रहेगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसको ध्यान से देखें, ये पाइप है, तो इसके अंदर यहाँ छेद होंगे, उन छेदों से क्या होगा, अरे क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ मान लो पोर होगा, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इनकी रो के सामने होगा। अब इससे जाता हुआ पानी नीचे 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 जाता हुआ इस फसल के नीचे जड़ों में पहुंच जाएगा, और इस के कैपिलरी के थ्रू हर पूरी प्लांट में चला जाएगा। ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे इसमें भी होगा, और इसे में भी ऐसे होगा, नीचे नीचे जाएगा ये वाटर, ऐसे दिखाना तो यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये पानी नीचे नीचे एंट्री करता चला जाएगा इस फसल में, और इनको क्या मिलेगा, हर एक को कैपिलरी एक्शन से वाटर मिलेगा, क्योंकि कैपिलरी एक्शन ग्रेविटी फ्री होता है। ग्रेविटी में तुम सोचो कि पानी नीचे जाएगा, ऊपर भी पानी जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? तो इस मेथड का यूज किया जाता है सरफेस इरिगेशन का, ठीक है। पर ये है ना, थोड़ा महंगा मेथड है, शुरुआत में लेबर और कॉस्ट बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसमें, ये लॉस भी है इसके। तो देखते हैं। और चोक होने की प्रॉब्लम, पाइप चोक भी हो जाते हैं, रुक जाते हैं, साल्टेड वाटर यूज नहीं कर सकते इसमें। सब सरफेस इरिगेशन, in subsurface irrigation, water is applied beneath the ground by the creating the maintaining a artificial water table or the some depth, usually 30 to 75 सेंटीमीटर below the ground surface। 30 से 75 सेंटीमीटर नीचे वो पाइप बिछा दिए जाएंगे, और उनमें डीप छोटे छोटे छेद कर दिए जाएंगे, जिससे कि वो पानी उनके अंदर जाएगा, फिर वो कैपिलरी एक्शन से हर एक प्लांट की रूट तक पहुंच जाएगा। समझ में आया?
तो moisture move upward toward the land surface capillary action के थ्रू. Water is applied through the underground field trench the land 15 से 30 मीटर अपार्ट. जो एक पाइप दूसरे से कितनी दूर होना चाहिए? 15 से 30 मीटर दूर होगा. ठीक है जी. ओपन डिंच आर performed because they are relatively cheaper and suitable to the all type of soil. में सस्ते भी हैं और हर एक में अप्लाई किए जा सकते हैं, हर प्रकार की सॉइल में वैलिड है. ये जो सैंडी सॉइल है वहां भी अच्छा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं. द इरिगेशन वाटर शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रिवेंट द सॉइल सालिनिटी. सॉइल की सालिनिटी को प्रिवेंट करने के लिए गुड मेथड है, क्योंकि जो सालिनिटी है वो नीचे चलती चली जाएगी, रिस रिस के वो साल्ट नीचे चले जाएंगे लीचिंग इफेक्ट से. अरे समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं. सरफेस सब सरफेस इरिगेशन, इसके एडवांटेज क्या है? मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी सर, क्रॉप को राइज करने के लिए पानी की बचत होगी. मिनिमम इवेपोरेशन होगा, क्योंकि वाटर ऊपर होगा तो इवेपोरेट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा. यहाँ पे तो ऐसा लॉस ही नहीं होगा. नो वेस्टेज ऑफ लैंड, लैंड का कोई वेस्टेज नहीं, ऊपर कोई पाइप नहीं है, नीचे है वो तो. नो इंटरफेयर इन द मूवमेंट ऑफ मशीनरी, मशीनरी में इंटरफेयर नहीं कर रहे, ऊपर होते तो नुकसान पहुंचाते, नीचे है वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. कल्टीवेशन ऑपरेशन एंड कैरिड आउट विदाउट कंसर्न फॉर द इरिगेटेड पीरियड. आराम से कल्टीवेशन वगैरह वगैरह किए जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है. अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं. ये चौक हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा है, शुरुआत में पैसा ज़्यादा लगता है, तो ऐसा ऐसा है. और एक बार अगर कोई पाइप फूट गया, खराब हो गया, तो उसको ठीक करने में पूरा उखाड़ना पड़ेगा, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. तो रिक्वायर ए स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल कंडीशन. पहले तो स्पेशल कॉम्बिनेशन होना, स्पेशल बंदा आएगा, स्पेशल कॉम्बिनेशन, और हर एक पाइप को ढंग से लगाना पड़ेगा. देयर इज ए डेंजर ऑफ द वेस्ट वाटर लॉगिंग के कंडीशन लाने में जिम्मेवार हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ चोकिंग, रुक सकते हैं पाइप, ये अंडरग्राउंड है, नीचे है, मिट्टी की वजह से, सॉल्ट की वजह से. और हाई कॉस्ट लगती है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इतना सस्ता नहीं है ये मेथड. अरे समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं. प्रेशराइज्ड और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, ये बहुत अच्छे मेथड है दोनों, इनका इन्हीं के लिए हम पढ़ रहे थे इसको. ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. देखिए, ड्रिप क्या होता है? ड्रॉप टू ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप करके प्लांट के नीचे एक एक बूंद बूंद. और स्प्रिंकलर क्या होता है? चारों तरफ जो पानी को फैलाए, स्प्रिंकलर फुहारा सिस्टम. ठीक है, ये तो स्प्रिंकलर दिखाया गया है. और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद कहाँ पे? प्लांट की जड़ों में गिरती रहेगी. और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंसी वाला मेथड है. कितना परसेंट? 90 से 95% एफिशिएंसी वाला मेथड ये है. सर्ज इरिगेशन के बाद ये बेस्ट माना जाता है. ठीक है जी. सर्ज इरिगेशन से भी पहले नंबर पे ये आता है, सर्ज दूसरे पे आता है. ठीक है. तो अब इनको पढ़ लेते हैं. ड्रिप इरिगेशन ये दिखा रखा, देखना यहाँ पे बूंद गिर रही है, कि टपके टपके गिर रहे हैं ना, टपक टपक टपक. इसी को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन. जैसे ये प्लांट है, इसकी जड़ों में यहाँ पे बूंद गिरती हुई नजर आ रही होगी तुम्हें. ठीक है ना? ये ड्रिप इरिगेशन कहलाता है. धीरे 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 बूंद बूंद गिर रही है. ठीक है. और इसमें वाटर का जो लॉस है वो बहुत ही कम होता है, और सेव वाटर की एफिशिएंसी अच्छी आती है. फील्ड एफिशिएंसी, क्रॉप एफिशिएंसी सारी अच्छी है. ठीक है. तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज अ टिकल्स इरिगेशन इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन माना जाता है. अभी लेटेस्ट और मॉडर्न. इट इज सुटेबल फॉर वाटर स्केरी, जहाँ पे पानी की कमी हो, एंड साल्ट अफेक्टेड सॉइल हो, वहां पे ये यूज किया जाता है. सर क्या ये सोल्ट को कम करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है? नहीं. फिर सर साल्ट अफेक्टेड में क्या काम? देखो, ये सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए अच्छा मेथड नहीं माना जाता. सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए अच्छा मेथड नहीं है. तो सर सब सरफेस इरिगेशन था, वो सोइल को में जो सॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए अच्छा माना जाता है. ड्रिप नहीं माना जाता. क्यों सर? और फुहारा सिस्टम भी माना जाता है, पर ये नहीं माना जाता. क्यों? क्योंकि देख मैं बताता हूँ. जिस प्लांट की जड़ों में वो बूंदें गिर रही है, उसकी रूट में से सोल्ट को वॉश आउट कर देगा ये. जैसे मैंने कोई शर्ट पहन रखी है, उसमें कलर लगा हुआ, पूरी भरी हुई कलर की होली खेल रही है, तो अब उस शर्ट को अगर मैं टेप पे सुखा दूं, टेप में से टप 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 करके पानी गिर रहा है, तो वो जिस लाइन पे गिरेगा ना, जिस जिस एरिया पे गिरेगा, उसको वॉश आउट कर देगा. सुबह उठ के देखूंगा तो वो वहां से साफ हुई मिलेगी मेरे को. तो उसको उतने उतने को वॉश किया उसने, पूरे को वॉश नहीं किया. ऐसे ही जो ये टिप टप मेथड है, ड्रिप इरिगेशन है, इसमें जो प्लांट की रूट होती है ना, उसके सोल्ट को वॉश आउट करता है, न कि पूरे मिट्टी के सोल्ट को नीचे लेके जाता है. समझ में आया? सोल्ट को प्रिवेंट नहीं करता, सिर्फ सोइल की रूट जोन में से सोल्ट को वॉश आउट कर देता है. समझ में आया भाई? तो सोल्ट अफेक्टेड सॉइल में भी जो फसल आसानी से उग सकती हैं, और वाटर स्केरी प्रॉब्लम हो, जहाँ कमी हो, वहाँ ये यूज किया जाता है. वाटर इज अप्लाई टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप, के बिल्कुल जड़ में दिया जाता है. स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी टेस्ट नीड फॉर द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट
बेस्ट मीन्स ऑफ द वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है, बेस्ट मीन्स ऑफ द वाटर कंजर्वेशन। इन जनरल द एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज 90 to 95%। यही तो मैं बोल रहा था, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 90 से 95% तक की है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है। कंपेयर्ड विद द स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर की 70% एफिशिएंसी है, और इसकी कितनी 90 से 95%। और इससे के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है बताओ? सर्ज इरिगेशन। तीसरे नंबर पे स्प्रिंकलर आता है 70% एफिशिएंसी के साथ। फरो इरिगेशन एट 60 to 80% है, जो फरो इरिगेशन था उसकी 60 से 80% ही एफिशिएंसी होती है, जो स्प्रिंकलर है उसकी 70% होती है, और जो जो सर्ज था उसकी 85 to 90 होती है, जो ड्रिप है इसकी तो 90 से 95% होती है सबसे ज्यादा। डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप, लेवल ऑफ द फील्ड एंड हाउ वाटर इज अप्लाइड टू द फरो, इन पे भी डिपेंड करती है ये एफिशिएंसी। 70 से 80 भी हो सकती है, 50 से 70 भी हो सकती है। पंजाब जैसे एरिया में 60 से 80 है, पर रेगिस्तान में जाओगे वहां 50 से 70 पे ही आ जाएगी ये बात। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। समझ में आया अभी? फरो वाली के लिए बोल रहा हूँ ये बात मैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ड्रिप इरिगेशन समझ में आ रहा है क्या सभी को? ड्रिप कंपोनेंट्स, ड्रिप के कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, तो इनको जल्दी से पढ़ लो, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पंप ओवर हेड टैंक होता है, मेन लाइन होती है, सब मेन्स और लेटरल और इमिटर्स के यूज किया जाता है। द द मेन लाइन डिलीवर वाटर टू द सब मेंस में जाएगी, सब मेंस से फिर लेटरल में जाएगी, एक के बाद दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर लेटरल में, और एंड में वो फील्ड को मिलेगी। ठीक है। द इमीटर विच आर अटैच टू द लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इरिगेशन, जो इमीटर है वो निकाल के वाटर को गिराएगा। द मेन, सब मेन एंड यूज यूजुअली मेड ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है पाइप, और जो लेटरल होती है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलएलडीपीई ट्यूब की बनी होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की। द एमीटर आर आल्सो मेड अप ऑफ द पीवीसी, जो ऊपर के सब मेन और मेन है वो पीवीसी के बने हैं, मीटर है वो पीवीसी का बना है, जो लेटरल साइड की पाइप है वो किसकी? एलडीपीई, लो डेंसिटी पॉलीथीन की बनी हुई है। ठीक है। द अदर कंपोनेंट इंक्लूडिंग प्रेशर रेगुलेटर की जरूरत पड़ेगी, फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, वाल्व की जरूरत पड़ेगी, वाल्व की, वाटर मीटर की जरूरत, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, ये भी इसके साथ ड्रिप कंपोनेंट्स में ही आते हैं। कोई डाउट भाई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं ड्रिप कंपोनेंट्स में। एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, एडवांटेज क्या क्या है ड्रिप इरिगेशन के वो भी समझ लेते हैं। एडवांटेज क्या है? वाटर सेविंग, लॉस ड्यू टू द डीप प्रोकोलेशन। देखो जो डीप प्रोकोलेशन है, नीचे वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होता है, सरफेस रन ऑफ हो जाता है, पानी नीचे चलता जाता है। ट्रांसमिशन इज आर अवॉइडेड, इवोपरेशन लॉस अकरिंग इन द स्प्रिंकलर इरिगेशन डू नॉट अकर इन द ड्रिप इरिगेशन। देखो ये कह रहा है लॉस, जो डीप प्रोकोलेशन के लॉसेस थे उनसे बचाया जा रहा है, क्योंकि टपक टपक पानी गिर रहा है तो इसमें जो पानी का रन ऑफ की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। ट्रांसमिशन को अवॉइड किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पानी का। इवोपरेशन से जो लॉस होना था वो होगा नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल जड़ों में जा रहा है, पानी नीचे ही चला जाता है उससे पहले। तो सर्पिकुलर है उसमें, इवोपरेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी इरिगेशन में, पर इसमें ये नहीं है। यूनिफॉर्म वाटर मिल रहा है, हर एक को एक एक बूंद बूंद मिल रहा है, तो यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। एप्लीकेशन रेट कैन बी एडजस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट साइज ऑफ डिपर। भाई कहाँ पे कैसा अप्लाई करना है, वहाँ पे ज्यादा साइज के डिपर चाहिए या लो साइज पिन साइज चाहिए, जो मीटर होता है उसका साइज पे डिपेंड करता है। सुटेबल फॉर वाइड स्पेस क्रॉप हैं, जो दूर दूर फसल उगी है उनमें, पर्टिकुलरली कोकोनट एंड हॉर्टिकल्चर ट्री क्रॉप्स, जो फसलें फ्रूट की हैं उनमें ज्यादा यूज होता है। सॉइल इरोजन इज रिड्यूस, सॉइल इरोजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटर वीड कंट्रोल भी आसानी से किया जा सकता है। लैंड की सेविंग हो रही है, लैंड ज्यादा यूज नहीं हो रही। लेस लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है। ये सारे के एडवांटेज थे किसके? डीप इरिगेशन के। समझ में आया भाई यहाँ तक? अब लिमिटेशंस क्या क्या है, कमियां क्या है, जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है सर कुछ, वो देख ले। हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरुआत में लगाने में बहुत रुपया लगेगा। ड्रिपर आर सस्टेनेबल टू ब्लॉक, ये कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं ड्रिपर, इनका क्या पता चले, ब्लॉक होने की प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरफेयर विद द फार्म ऑपरेशन, जो है हमारी कल्टीवेटर मशीन, इम्प्लीमेंट्स मशीनरी, इनमें बीच में आएंगी ये तो ड्रिपर्स तो, हाँ। फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस चाहिए इनको, बार 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 हर रोज इनकी चेकिंग करनी पड़ती है, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। कई ग्राउंड में भी डेवलप सेलो कॉन्फाइज्ड रूट जोन रेगुलेटिंग पुअर एंकोरेज, जो मान लो रूट जोन में टिप 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 पानी गिर रहा है, तो जो उसकी एंकोरेज है, जकड़न है, पकड़ है मिट्टी के साथ, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। जो ज्यादा लंबी रूट नहीं जा रही, जिसकी कुछ ही सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर के रूट वाले प्लांट है, उनमें पुअर एंकोरेज की प्रॉब्लम भी आती है। ये सारी क्या आती है? लिमिटेशंस किसकी?
ड्रिप इरिगेशन की। अब आगे बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या क्या है देख लीजिए। ये फुहारे से पानी नोजल वाला दे रहा है, पानी चारों तरफ बिखेर रहा है, पानी से वॉश हो रही है फसलें साथ साथ, और उनको पानी भी मिल रहा है। पर इसके भी फायदे नुकसान तो हर एक के ही हैं, देख लीजिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70 से 80% तक चली जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बताया गया देख लें। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एप्लीकेबल स्टिमुलेटिंग द रेनफॉल ओवरहेड। द ओवरहेड स्प्रिंकलर है वो उसको पूरे में रेनफॉल की तरह पानी देता है। द स्प्रिंकलर ओवरहेड और प्रेशर इरिगेशन सिस्टम कन्वे वाटर टू द फील्ड थ्रू द पाइप्स। एल्यूमिनियम और पीवीसी की बनी हुई पाइप हो सकती है। अंडर प्रेशर विद द सिस्टम ऑफ नोजल सिस्टम से देते हैं। दिस सिस्टम इज डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द वाटर यूनिफॉर्मली, विच इज नॉट पॉसिबल इन द सरफेस इरिगेशन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। Water is applied to the rate less than the infiltration rate of the soil, hence the runoff from irrigation is avoided। runoff की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। अरे ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके टाइप क्या क्या हैं वो देख लीजिए। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट फॉर स्प्रिंग इरिगेशन वाटर। एक तो रोटेटरी हेड होता है, नोजल होती है जो रोटेटरी या रिवॉल्विंग स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, और एक होता है परफोरेटेड जिसमें छेद कर दिए जाते हैं, छेद की फॉर्म में होता है परफोरेटेड। ठीक है, बेस्ड ऑन द परफोरेटेड, ये इन पे ध्यान ना दे भाई, को ज्यादा इनकी डिटेल नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परफोरेटेड और रोटेटरी। एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर्स। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार, बोलने में दिक्कत हो रही। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? सुटेबल फॉर अंडरलाइंग टोपोग्राफी। अंडरलाइंग टोपोग्राफी क्या होती है सर? स्लोपी लैंड, जैसे मान लो कहीं उबड़ खाबड़ है, जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ये ऐसी ऐसी अंडरलाइंग क्रॉप कहते हैं उबड़ खाबड़ जमीन को, उबड़ खाबड़ जमीन को। उसमें सबसे अच्छा है क्योंकि जहाँ पे पानी सीधा फर्रो से या किसी भी ड्रिप मेथड से नहीं पहुंच रहा, वहाँ पे स्प्रे के थ्रू पानी पहुंचा दिया जाएगा, स्प्रे कर दिया जाएगा, उसको स्प्रिंकलर कर दिया जाएगा, फुहारा मेथड। वाटर सेविंग कितनी 30 से नहीं 35 से 40% वाटर सेव करता है कंपेयर टू द सरफेस इरिगेशन मेथड के कंपैरिजन में। ठीक है सर। फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल कैन बी अप्लाइड थ्रू द इरिगेशन वाटर के चलते ही कर दिए जाते हैं। सेविंग इन फर्टिलाइजर इवन डिस्ट्रीब्यूशन, अवॉइड वेस्टेज, रिड्यूस इरोजन, कोई इरोजन नहीं, सुटेबल फॉर द कोर्स टेक्सचर सॉइल, सैंडी सॉइल में भी सुटेबल है भाई। फ्रॉस्ट कंट्रोल करता है, जैसे मान लो किसी भी बहुत ज्यादा 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी बिलो अगर जहाँ टेम्परेचर जा रहा है उन फसलों में अगर स्प्रिंकलर लगा दिया किसी ने, तो उस पानी से पानी ज्यादा की गिरेगा और जो बर्फ है उसको पिघला देगा, किसी भी क्रॉप के ऊपर बर्फ को नहीं जमने देगा। तो फ्रोस्ट को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट द फ्रोस्ट एंड हाई टेम्परेचर से भी बचाता है, ठंडा रखता है एनवायरमेंट को, और जहाँ बर्फ जम रही है उसको पिघलाने में काम करता है। ड्रेनेज प्रॉब्लम एलिमिनेटेड, ड्रेनेज होगा ही, जहाँ पानी ठहरे रहने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सेविंग इन लैंड और वाटर की जो लैंड है उसकी भी बचत है, ये कम जगह में ही एडजस्ट हो जाते हैं। अरे समझ में आया क्या यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेज समझ में आए, लिमिटेशंस देख लो। इसकी बहुत ज्यादा महंगा प्रोसीजर है सबसे पहली बात तो, सबसे महंगा प्रोसेस माना जाता है। हाईली हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। एफिशिएंसी अफेक्टेड बाय विंड, अगर हवा चलेगी तो वो पानी है वो दूर नेक्स्ट खेत में दूसरे के खेतों में ले जाएगा, तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। हाई ऑपरेशन लॉस, जो पानी सीधा गिर रहा है तो जो सनलाइट गिर रही है या टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ऑपरेशन भी सबसे ज्यादा होता है। नॉट सुटेबल फॉर टॉल क्रॉप ऑफ शुगर केन, जैसे मान लो सिर्फ स्प्रिंकलर ये लगा हुआ और फसल इतनी लंबी होगी, दोनों तरफ फसलें इतनी लंबी लंबी है, तो ये कहाँ पानी इधर दे या इधर दे, बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो लंबी क्रॉप जैसे शुगर केन sorghum इनमें वैलिड नहीं होगा। नॉट सुटेबल फॉर हैवी कले सॉइल, हैवी कले सॉइल में नहीं वैलिड है क्योंकि जहाँ पे कले है ज्यादा है वहाँ पे पानी ठहरने की प्रॉब्लम है, वहाँ वैलिड नहीं है ये। पुअर क्वालिटी वाटर कैन नॉट बी यूज, इसमें पुअर क्वालिटी का वाटर नहीं यूज कर सकते। नहीं तो सेंसिटिव टू क्रॉप टू सैलाइन वाटर आ गया तो क्लोजिंग ऑफ द नोजल, नोजल में वो चोक कर देगा, उसको रोक के खड़ा कर देगा, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें खर्चा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए सिंपल गुड क्वालिटी का वाटर यूज करना पड़ेगा। मीठा पानी जिसको बोलते हैं, खारा पानी यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आ रहा भी सभी को? तो यहीं तक ये मेन जो हमारे जो इरिगेशन के सिस्टम थे ये सारे कंप्लीट होते हैं। मेरे गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसको रोकना पड़ रहा है। फिर भी मैं कुछ जो मेन टेबल हैं वो तो बता ही दूँ।
मेन टेबल तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेंसिटिव सेंसिटिव स्टेजेस, किसी भी क्रॉप के लिए सेंसिटिव स्टेज कौन सी है? देखिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, तुम्हें इन पे ध्यान देंगे। तो राइस के अंदर सेंसिटिव स्टेज क्या होती है? पेनिकल इनिशिएशन। पेनिकल क्या होता है सर? पेनिकल का मतलब होता है राइस के अंदर जो टर्मिनल, उसकी चोटी पे जो फ्लावर का गुच्छा ग्रुप आ रहा है, फ्लावरिंग हेड जिसको बोलते हैं, फ्लावरिंग हेड बोलते हैं पेनिकल को। फ्लावरिंग हेड होता है, उसके आने की स्टेज को सेंसिटिव स्टेज माना जाता है क्रॉप के अंदर। वीट के अंदर CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन, वीट एक मोनोकोट है, तो फाइब्रस रूट आती हैं जो वीट का प्लांट है, मान लो ये वीट का प्लांट है, इसके जो जड़ों में ना एकदम जकड़, जकड़ा रूट तंत्र, जड़ तंत्र कहते हैं इसको। तो इसमें से एक साथ बहुत सारी फाइब्रस रूट निकलते हैं, इसको क्राउन बनता है, क्राउन टाइप। क्राउन रूट इनिशिएशन होता है ना, शुरुआत होती है बेस से रूट का निकलने की, उसको क्या कहते, वो स्टेज किस में मानी जाती है? सेंसिटिव स्टेज मानी जाती है वीट में। मेजमेंट एंड सेंसिटिव स्टेज है टेसलिंग और सिल्किंग। टेसलिंग देखो क्या होता है, सारा समझा दूंगा एक एक बात, टेंशन ना लो। टेसलिंग, टेसलिंग क्या होता है? जो मक्का होता है ना, मक्का अगर किसी ने देखा तो उसके ऊपर ऐसे टेसल से, फाइबर से निकलते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे टेसल से, इनको टेसल बोला जाता है। ये मेल पार्ट होता है टेसल, टेसल। और ये मेल, मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। जब ये ग्रो कर रहे हो ना, उस टाइम इसको क्या माना जाता है? सेंसिटिव स्टेज माना जाता है। और दूसरा है सिल्किंग। सिल्किंग कौन सी स्टेज को माना जाता है? फीमेल पार्ट ग्रो करे, फीमेल पार्ट जब ग्रो करेगा ना, फीमेल पार्ट, तब उसको सिल्किंग बोला जाएगा। और मेल पार्ट जो टेसल्स ग्रो करते हैं तो उसको टेस्लिंग बोला जाता है। ये मेज के अंदर देखने को मिलता है। ग्राउंड नट में पैग पेनिट्रेशन या पोड डेवलपमेंट, जो फली बन रहे होते हैं ना नीचे, और उसमें अंकुरण आता है ऐसे टिल्टेड, और वो पेनिट्रेट कर रहा होता है ना, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती है पोड, उसको कहते हैं पैग पेनिट्रेशन। ठीक है, उस दौरान जो सेंसिटिव स्टेज मानी जाती है। सनफ्लावर की हेड फॉर्मेशन हो रहा हो, ऊपर का पार्ट बन रहा हो, या अर्ली ग्रेन फीलिंग हो रही हो, उस टाइम उसमें दाने आने स्टार्ट हो, उस टाइम उसको, उसकी सेंसिटिव स्टेज माना जाता है। कॉटन में स्क्वायर फॉर्मेशन या बॉल फॉर्मेशन, जो बॉल आ रहे हो, टिंडे जिनको बोलते हैं, टिंडा, बॉल, हरियाणा में टिंडा बोल दिया जाता है, बॉल फॉर्मेशन, तो उस टाइम कॉटन में क्या था? सेंसिटिव स्टेज होती है। तंबाकू, तंबाकू में टॉपिंग, टॉपिंग के दौरान, टॉपिंग का मतलब होता है जो तंबाकू की ऊपर की एक्सिस होती है ना, टॉप, उसको कट कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक्सिलरी ग्रोथ कराती है उसकी, वो सीधा लंबाई बढ़ाता है, ज़्यादा प्लांट को साइड ग्रोथ नहीं होने देती है, जो लेटरल ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसीलिए उसको कट करते हैं, उसको टॉपलिंग कहते हैं ऊपर के पार्ट को, और साइड में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, उस को सेंसिटिव स्टेज माना जाता है। सोयाबीन की फ्लावरिंग या पोड फीलिंग हो रही हो, उस स्टेज को माना जाता है। और फ्लावर बिंग क्रॉप होते हैं, उनमें बड फॉर्मेशन या डेवलपमेंट हो रही हो, उसको सेंसिटिव स्टेज माना जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनमें फ्लावरिंग को ही सेंसिटिव स्टेज माना जाता है। और ये सेंसिटिव स्टेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रॉप के अंदर कौन सी स्टेज सेंसिटिव है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वाटर सेंसिटिव क्रॉप, वाटर सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है? देख लीजिए जरा, वाटर सेंसिटिव क्रॉप भी, वाटर सेंसिटिव क्रॉप क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे भी क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। देखो, एक तो होती है लो वाटर में रहने वाली क्रॉप, एक हाई वाटर में रहने वाली, एक मीडियम से हाई, मीडियम से हाई वाटर की तरफ, एक लो से मीडियम ठीक ठाक वाटर सहन करके। लो वाटर में रहने वाली फिसलें, मैं थोड़ा मार्कर मेरा चेंज कर लूँ, देख लो। लो में रहती है, लो वाटर में रहने वाली एक केसवा, माइल्स और रेड ग्राम। ठीक है सर। दूसरा, लो टू मीडियम में रहने वाली सर, लो से मीडियम में, लो टू मीडियम में अल्फाल्फा, कॉटन, मेज और ग्राउंड नट। ठीक है सर। और लो, मीडियम से हाई वाटर की तरफ जाने वाली सर, हाई वाटर की तरफ जाने वाली देख लो, मीडियम से हाई वाटर की तरफ जाने वाली, बीन्स, सिट्रस, सोयाबीन और वीट। ये पूछा गया वीट कौन से में आती है? मीडियम से हाई वाले में। और जो राइस है, तुम सबको पता है, राइस बताओ किस में आता है? राइस तो बहुत ज्यादा पानी मांगता है सर। हाँ, राइस क्या मांगता है? बहुत ज्यादा वाटर मांगता है। तो हाई में कौन सी आ जाएगी? जैसे बनाना, कैबेज, फ्रेश ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, राइस, शुगर केन, टोमेटो, ये हाई वाटर के क्रॉप है यार, ये सेंसिटिव क्रॉप्स हैं। वाटर सेंसिटिव समझ में आ गया? हाई में कौन कौन सी, मीडियम टू हाई में कौन, लो टू हाई, मीडियम में कौन, और लो में कौन, ये याद रखने की टेबल जरूर याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये स्लाइड भी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन कुछ 8-10 क्वेश्चन है, इनको भी कवर कर लेते हैं हमारे कुछ। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाईली इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप? हाईली इरिगेशन सेंसिटिव देख लो, हाईली इरिगेशन, ये रही सर हाईली, इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो चला जाएगा मेरे सामने सर। तो देख लें भाई, हाईली में जो बनाना, कैबेज, फ्रेश ग्रीन्स, वेजिटेबल, राइस, शुगर केन, टोमेटो, इनमें से देख लो, तो कैबेज सर, उनमें से, उस टेबल में से आ गया क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग मीडियम टू हाई इरिगेटेड सेंसिटिव? मीडियम से हाई में देख लो भाई क्या है, वीट है, सोयाबीन है, सिट्रस और बीन है, मीडियम से हाई वाली, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
तो वीट आंसर हो गया, बाकी ये सारी नहीं है। ये बिल्कुल हाई वाली है, ये बिल्कुल लो वाली है, ये लो जो मॉडरेट है, ये मीडियम टू हाई वाली है, ठीक है ना, ये बिल्कुल लो वाली है माइल्ड। तो इस तरह से कौन वीट आंसर हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज CRI, CRI क्रॉप क्या था, CRI क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन एज क्रिटिकल इनिशियल स्टेज वीट में, अभी पढ़ाया मैंने, देखो एक टेबल बताई थी, ये रहा देखो वीट के पास, देखो वीट में CRI की कंडीशन थी क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन CRI की फुल फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, वीट। क्राउन रूट इनिशिएशन जो क्रिटिकल स्टेज किस में थी, वीट के अंदर, ठीक है सर। विच अमंग द मेथड ऑफ द irrigation develop in Israel as well as the shooted acute water storage, सबसे ज्यादा वाटर को बचाने वाला मेथड और इजराइल में यूज होता है, ड्रिप मेथड है भाई सबसे अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो इसकी पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मैं जॉर्थ रिवेंज नाम से जो टेलीग्राम है वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ पे देख लेंगे सभी। इसके नोट्स लिखने की कोशिश ना करें, लिखने का टाइम नहीं है, बस इनको बार बार पढ़ें और रिवाइज करें भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में, ठीक है। चलिए इन टेबल को याद कर लेंगे, और जितने भी मैंने इरिगेशन के मेथड्स तुम्हें पढ़ाए सभी को याद करते चलेंगे, एक एक करके सबको याद कर लें भाई, बहुत जरूरी है, आएंगे पेपर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न स्प्रिंकलर और ड्रिप मेथड है, सर्ज इरिगेशन है, इन पे और ज्यादा ध्यान दें, ठीक है भाई। मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, खुश